चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास जो रहेगी हमारी यूपी सब इंस्पेक्टर की रहेगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। आपने जो बीएनएस में हमने वीडियो अपलोड किया, उसका जो प्यार दिखाया है वो काबिले तारीफ़ है। उसी को देखते हुए मैं आपके लिए बीएसए लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे हमने बीएनएस कराया है वैसे ही हमने कहा था बीएसए कराएंगे। अगर आपने बीएनएस की वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने पिंच कर दिया है, वहाँ से एक बार उस वीडियो को भी देख लेना। और एक बात याद रखना, इसी एक वीडियो में मैं संपूर्ण क्लास कराऊंगा बहुत कम समय में, सारी धाराएं कराऊंगा, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है प्यारे बच्चों। सारी चीज़ों को समझना है, जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ये वाली इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखनी आपको सारी हैं, ठीक है। तो एक बात समझना, देखिए बीएनएस मैं आपको करा चुका हूँ, ये क्या है बीएसए। बीएसए क्या है? ये बीएसए है, और बीएसए अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। कौन सा? तो 2023 वाला है। एक बात ध्यान रखना, पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम समझ लेते हैं, सही है। देखिएगा, जब पृष्ठभूमि देखेंगे तो जैसे ये हमारा आईपीसी था 1860 में एक्टिवेट हुआ, उसे बना दिया गया भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। जैसे बात करें, मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में एक्टिवेट हुआ, इसे बना दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता बना दिया गया 2023। वहीं सीआरपीसी जो था, सीआरपीसी 1973 वाला था, इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना दिया गया। फिर भी ये तीनों होते क्या है, इनका आपस में संबंध क्या है, उस संबंध को थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्लास कराऊंगा। एक्चुअली एक बात बताओ, एक बात आप ऐसे बताओ मुझे, ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इनको समझना, ठीक है। देखिए, जैसे ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, तो अर्थात ये नागरिक की सुरक्षा का प्रावधान देता है। क्या यहाँ पर कानून जो है हर नागरिक को सुरक्षा देने का निर्णय लेता है, और हर नागरिक यहाँ पर सुरक्षित है, ठीक है। अब मान लीजिए दो आदमी हैं, एक ए है और एक है बी, ठीक है। इस ए ने बी को चाकू मार दिया, ए ने बी को चाकू मार दिया, लेकिन नहीं मारना था उसे। क्यों? क्योंकि ये वाला कानून कहता है, कौन सा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है, ठीक है। क्या? कि आप किसी को चाकू इत्यादि नहीं मार सकते, ठीक है। अब कोई बात नहीं है, तो इसने किसका उल्लंघन कर दिया? इसने कर दिया बीएनएसएस का उल्लंघन। अब एक बात बताओ, वो गया पुलिस के पास, वो किसके पास गया? वो गया पुलिस के पास। अब जब वो पुलिस के पास गया तो पुलिस ने कहा उससे, बी से कहा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इसने तुम्हें मारा है। अब वो पुलिस किस उससे कार्रवाई करेगी प्यारे बच्चों? वो करेगी भारतीय साक्ष्य संहिता के अनुसार कार्रवाई। साक्ष्य संहिता का मतलब क्या होता है? अर्थात बीएसएस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें बीएसए या बीएसएस ये बताता है हमें, भारतीय साक्ष्य संहिता, कि कानून किस प्रकार से सबूत ढूंढेगा। मान लो मैंने क्या कहा, बी की जब पिटाई हो गई, उसको चाकू मार दिया गया, तो ए साफ मना कर देता है पुलिस से कि मैंने इसको नहीं मारा, झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पर पुलिस की टेंशन बढ़ जाएगी। पुलिस की टेंशन क्या बढ़ जाएगी कि वो साक्ष्य कैसे जुटाए। अब उसमें समझ में नहीं आ रहा कि ए सही बोल रहा है कि बी सही बोल रहा है, ए ने इसे मारा है कि ये झूठ बोल रहा है। तो अब ए के ऊपर जो कार्रवाई होगी, तो वो एकदम से तो कार्रवाई हो नहीं जाएगी कि इसके कहने पर उठा के जो है डायरेक्टली पुलिस जेल में भेज दे, नहीं, वो साक्ष्य इकट्ठा करेगी इसके तहत। अब मान लो इसने कहा कि इसने मुझे जो है 12:50 में कल मारा था। कितने? 12:50 में ए ने बी को मारा। तो अब पुलिस ए से ये कहेगी कि तुम 12:50 में कहाँ थे। अब ए वहां पर मान लो पकड़ गया, तब यहां पर इसके तहत कार्रवाई होगी। भाई पकड़ गया कि मतलब 12:50 पे उसको, जहां उसको पीटा गया था बी को, वहीं पर इसके मोबाइल की लोकेशन थी, जहां चाकू मारी गई वहीं पर एक ही लोकेशन थी। तो पुलिस कहेगी तू वहां कर क्या रहा था, क्यों गया वहां पर, ऐसे करके मतलब वो पकड़ ही गया। अब जब वो पकड़ गया तो यहाँ पर एक कानून तो आपने समझ लिया कि इसके अंतर्गत इसे नहीं मारना था उसे। दूसरा कानून, पुलिस ने भारतीय साक्ष्य संहिता के अंतर्गत जो है सर्विलांस में इसका नंबर लगाया और फिर पता किया गया कि नहीं, इसने इसे मारा था। अब भाई साहब इसे कोर्ट ले जाया गया, कोर्ट जब ले जाया जाएगा तो वहां पर काम करेगी भारतीय न्याय संहिता,
वहाँ क्या काम करेगी? भारतीय न्याय संहिता काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है सजा का प्रावधान है। अब ये देखा जाएगा कि ए को कितनी सजा दी जाए, 1 साल की दी जाए, 2 साल की दी जाए, 3 साल की दी जाए, मर गया है तो क्या आजीवन कारावास दी जाए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये तीनों कानून जो है आपको समझ में आ गए होंगे कि एक्चुअल में ये एक्टिवेट कैसे होते हैं, काम कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने बीएनएस ले लिया था, अर्थात मैंने सजाएं तो करा दी थी आपको। अब मैं पहले जो आपको कराऊंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बढ़िया तरीके से देखना, एक ही क्लास में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए बीएसए की जरूरत क्यों हुई भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। ठीक है, जिसमें जो हमारा आईईए था, इंडियन एविडेंस एक्ट, वो तो सही था, फिर क्या जरूरत थी? पहले जो जरूरत थी उसकी, क्योंकि आईईए में उस समय जब बनाया गया था तो आप 1872 में, आप ये जानते हो कि उस समय टेक्निकल इतना टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ा हुआ था। आज के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी क्राइम बहुत हो रहे हैं, नहीं समझे? तो यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर कब हुआ, तो 25 दिसंबर 2023 मैंने लिख रखा है, और कब, तो 1 जुलाई 2024 को ये लागू कर दिया गया। क्यों? इसमें न्यू एडिशन क्या था, तो पहले जो फॉर टेक्नोलॉजी एंड साइबर क्राइम, मैंने क्या कहा था, इसमें साइबर क्राइम को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, उद्देश्य मैंने यहाँ बता दिया है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल करने में दिक्कत होती थी, कहने का मतलब है पहले इस एक्ट में डिजिटल ट्रायल का प्रावधान नहीं था, परंतु डिजिटल ट्रायल हो तो जाता था, प्रावधान नहीं था, इसलिए उसमें सुधार किया गया और जो है डिजिटल क्राइम को इसमें बढ़िया तरीके से जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए आगे समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें बदलाव क्या क्या हुए और कैसे ये जो है बीएसए बन गया। तो एक बात ध्यान रखना, चैप्टर कितने थे पुराने वाले में, तो 11 चैप्टर थे। धाराएं कितनी थी पहले बच्चों? 167 धाराएं थी। लेकिन वर्तमान में जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें चैप्टर कितने, तो इसमें चैप्टर 12 हैं और धाराएं पहले बच्चों आपकी 170 हैं। तो ये तो बदलाव हुआ। अब देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि बीएसए जो है ये कानून रखा गया था, कहाँ रखा गया था, मैं इसमें आगे चर्चा करूंगा। पहले इसको समझ लो पुराने वाले को। देखिए पुराना वाला जो था आईईए, कौन सा? आईईए, इसकी अगर मैं बात करूं तो ध्यान दो, 15 मार्च 1872 को इसमें जो है सहमति प्राप्त हुई। 1 सितंबर 1872 से ये पैर बच्चों लागू हो गया। इसका निर्माण किसने किया था, इसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी, तो 1871 में स्टीफन द्वारा इसकी ड्राफ्टिंग जो है पूरी हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, किसकी, तो आईईए के जो पुराना वाला था। अब नए वाले पे चर्चा करूं तो यहाँ पर मतलब चैप्टर और सेक्शन तो आपने समझ लिए हैं। धाराएं कितनी हैं तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, चैप्टर कितने ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, ऐसे देखिए यहाँ पर पूरी चीज मैंने लिख दी आपको। देखिए 11 अगस्त 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को पेश किया था, अर्थात रखा था। तो 12 दिसंबर 2023 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को वापस ले लिया गया। ठीक है, लेकिन 12 दिसंबर 2023 को भारतीय साक्ष्य विधेयक फिर जो है लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है, देखिए 20 दिसंबर 2023 को भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक, ठीक है, लोकसभा में रखा गया, या कह सकते हो पारित हुआ। वहां तो पेश हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ, पारित हुआ। ठीक है, और 21 दिसंबर 2023 को इसे जो है राज्यसभा में पेश किया गया और 21 दिसंबर 2023 को ही राज्यसभा में इसे पारित भी कर दिया गया। अब देखिए 25 दिसंबर 2023 को इस विधेयक को जो है भारत के राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। ठीक है, कब, तो 25 दिसंबर 2023 को इसे स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उसके बाद ये जो है 24 से लागू कर दिया गया था। ये बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आगे। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए अध्याय 1, कौन सा अध्याय, समझिएगा, अध्याय 1 में जो है परिभाषाओं का विवरण है। किसका है, परिभाषाओं का विवरण है। तो अध्याय 1 में धाराएं कितनी, तो केवल 1 से 2 धाराएं ही हैं। ये सेक्शन मैंने आपको यहाँ पर पीछे बता रखे हैं बढ़िया तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ये देखिए जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है साफ साफ, अध्याय 2 तथ्यों की प्रासंगिकता, और धाराएं भी मैंने यहाँ 3 से 50, क्योंकि 2 तो पहले वाले अध्याय में हो गई, 1 और 2 काफी बड़ा है। ऐसे ही करके मैंने यहाँ पर आपको सारी जो है धाराएं और अध्याय बता रखे हैं। जैसे ये देखो अध्याय 3 है, ठीक है, जिन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, धारा 51 से 53, ऐसे करके यहाँ पर पूरी बात जो है आपको बताई जाएगी। तो देखिए स्टडी करते हैं। देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, मैंने आपको बताया कि ये अध्याय पहला है। अध्याय कौन सा है प्यारे बच्चों, पहला है, और इसमें केवल 1 और 2 ही धाराएं हैं। दूसरी धारा काफी बड़ी है, उसको बढ़िया तरीके से समझना, एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए धारा 1, ये तो हर उसमें यही रहेगी, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, अर्थात शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, अब देखिए
ये धारा इस अधिनियम का परिचय कराती है और ये स्पष्ट करती है कि इस अधिनियम का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। ये पूरे भारत में लागू होगा। पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को ये प्रतिस्थापित करता है। ये बात कौन सी धारा कहती है? तो धारा 1 कहती है। अब आ जाइए बात करें धारा 2 की। धारा 2 में मैंने आपको क्या बताया? डेफिनेशंस है, अर्थात परिभाषाएं हैं। इसमें सबसे पहले देखिए ABC करके ये डिवाइडेड है। ए नंबर 2 का ए बात करूं तो ये कोर्ट और अदालत आती है इसमें, अर्थात अदालत से तात्पर्य क्या है? तो उस न्यायिक संस्था से है जो साक्ष्य लेने और मामलों का निर्णय करने का अधिकार रखती है। ठीक है, तो 2 का ए क्या है? इसमें अदालत है। ठीक है, 2 का बी क्या है? पैरम जो कंक्लूसिव प्रूफ, कहने का मतलब निर्विवादित प्रमाण होंगे। ठीक है, इसमें क्या है? जब कानून ये कहता है कि कोई तथ्य किसी अन्य तथ्य का निर्विवादित प्रमाण है, तो इसका मतलब है कि जब एक प्रमाणित हो गया तो दूसरा मानना ही होगा। ठीक है, उसे गलत साबित करने की अनुमति आपके पास नहीं है। कहने का मतलब है, आप ये एक बात याद रखना, निर्विवादित प्रमाण कौन सी धारा में आता है? ठीक है, ऐसे करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप कहोगे धारा 2 का बी में आता है। अगर एक कानून लागू हो गया है तो दूसरा भी जो है आपको मानना पड़ेगा जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए डॉक्यूमेंट अर्थात दस्तावेज, धारा 2 का सी। देखिए कोई भी जानकारी या संदेश जो अक्षरों, अंकों, चिन्हों, ध्वनि, चित्र या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या भौतिक तरीके से अभिव्यक्त किया गया हो, जिसे देखा, पढ़ा या सुना जा सके, वह दस्तावेज कहलाते हैं। दस्तावेज तो आप जानते ही हो, ठीक है ना, कि कानून के अपने दस्तावेज होते हैं। उसका जो वर्णन किया गया है वो धारा 2 का सी में किया गया है। ये धारा कौन सी प्यारे बच्चों है? तो 2 का सी। तो दो है, सब 2 का सी डी ऐसे करके चलना है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे धारा 2 का डी में, तो डिस्प्रोड अर्थात अस्वीकृत। जब किसी तथ्य या अस्तित्व असत्य या असंभव प्रमाणित कर दिया गया हो या इस पर विश्वास करना कोई विवेकशील व्यक्ति स्वीकार ना करे तो वहां पर जो है धारा 2 का डी लागू होगा। अस्वीकृत कर दिया गया उसे, ठीक है, स्वीकार नहीं किया गया। देखिए धारा 2 का ई, इसमें जो है एविडेंस होंगे। क्या होंगे पहले जो एविडेंस अर्थात साक्ष्य होंगे। देखिए साक्ष्य का मतलब क्या है? तो देखिए साक्ष्य 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला कौन सा? तो गवाहों द्वारा अदालत में कही गई बातें। दूसरा दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। देखिए गवाहों द्वारा कही गई बातें मौखिक साक्ष्य होंगे और पहले जो दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड होंगे वो आपका दस्तावेजी साक्ष्य होंगे। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के साक्ष्य जो है एक्टिवेट किए गए। क्वेश्चन कहेगा कि किस धारा में जो है साक्ष्यों का वर्णन किया गया है? तो धारा 2 में किया गया, और 2 में किसमें? तो धारा 2 का ई में किया गया है। सही है, आ जाओ धारा 2 का एफ। इसमें पहले जो आपके फैक्ट होंगे अर्थात तथ्य होंगे। तथ्य में क्या आता है? तो देखिए कोई भी वस्तु हो, कार्य हो, स्थिति हो या मानसिक अवस्था जो किसी के अनुभव में आए या प्रमाणित की जा सके। जैसे एक का मुरादाबाद में होना, किसी का चिल्लाना या क्रोध में होना, ये सभी क्या हैं? तो तथ्य हैं एक प्रकार के। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला देखिए धारा 2 का जी। कौन सी धारा है प्यारे बच्चों? तो ये धारा 2 ही चल रही है अभी। ठीक है, केवल यही वाली बड़ी है, ज़्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, यही वाली बड़ी है, बाकी बहुत सब आसान है। अब देखिए धारा 2 का जी, फैक्ट्स इन इशू। कहने का मतलब है विवादित तथ्य, वे तथ्य जो किसी मुकदमे के निर्णय के लिए आवश्यक होते हैं और जिनका पक्षकारों के बीच विवाद होता है, वो धारा 2 के जी में आएंगे। कहने का मतलब विवादित तथ्य। आप ऐसे समझ सकते हो कैसे कि मान लो किसी की हत्या हो गई और उस पर किसी के ऊपर केस चलाया गया है, या आप ऐसा कह सकते हो कि हत्या के मुकदमे में आरोपी ने वार किया या नहीं। किसमें भाई? निर्णय के लिए आवश्यक है, मुकदमे के निर्णय के लिए आवश्यक है। तो इसका मतलब मान लो अगर किसी की हत्या हुई है तो उसमें जो है वार किया गया है कि नहीं किया गया, यह एक विवादित तथ्य और इसकी जांच होनी चाहिए। ये कहता है धारा 2 का जी। आगे देखिए एच की बात करूं तो देखिए मैं प्रेज्यूम। कहने का मतलब है अनुमान कर सकता है। अनुमान कर सकता है का मतलब क्या हुआ? जहां कानून कहे कि न्यायालय किसी तथ्य को अनुमान कर सकता है, वहां अदालत चाहे तो उस तथ्य को सही मान सकती है या प्रमाण की मांग कर सकती है। ठीक है, प्रमाण की मांग कर सकती है। सरल भाषा में कहूं तो कोर्ट को स्वतंत्रता है, चाहे तो मान ले और चाहे तो और भी सबूत मांग ले कि इतने में काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये अनुमान किया जा सकता है। देखिए अब यहाँ पर एक आई है और दूसरा जे है। धारा 2 का आई और जे, यहाँ नॉट प्रूव्ड है, अप्रमाणित है, और यहाँ प्रमूव्ड है, मतलब प्रूव्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रमाणित है। देखिए पहले नॉट प्रूव्ड को समझते हैं। जब कोई तथ्य ना
तो प्रमाणित हो और ना ही अस्वीकृत हो तो वह अप्रमाणित कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे कह सकते हो, अगर किसी साक्ष्य से ये ना सिद्ध हो कि आरोपी ने हत्या की और ना ही ये कि उसने नहीं की, तो ये नॉट प्रूव्ड में आएगा। ठीक है, अब देखिए बात करें प्रूव्ड की। जैसा मान लीजिए किसी तथ्य को प्रमाणित किया कहा जाएगा, किसी तथ्य को प्रमाणित कहा जाएगा जब किसी भी पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य से न्यायालय को सच प्रतीत हो कि नहीं यार इसकी बात में दम है। ठीक है, या कोर्ट उस पर विश्वास कर ले, या कोर्ट उस पर क्या कर ले, विश्वास कर ले। अगला आ जाइए धारा 2 का के, ये है रिलेवेंट अर्थात प्रासंगिक। सही है, देखिए कोई भी तथ्य, ठीक है, कोई भी तथ्य तभी प्रासंगिक होगा जब ये अधिनियम की धाराओं में ऐसा कहा गया हो। ठीक है, आप सरल शब्दों में क्या कह सकते हो कि जैसे ये कानून कहे कि वह केस से संबंधित है तो ही वो प्रासंगिक माना जाएगा, अर्थात रेलेवेंट माना जाएगा। सही है, देखिए धारा 2 का एल, सेल्फ प्रिज्यूम अर्थात अनिवार्य अनुमान। अनुमान की चर्चा मैं ऊपर भी कर चुका हूँ। तो सेल्फ प्रिज्यूम क्या है, जहाँ कानून कहता है कि न्यायालय अनुमान लगाएगा, ठीक है, वहाँ कोर्ट को उस तथ्य को तब तक सही मानना पड़ेगा जब तक कि उसे गलत साबित ना कर दिया जाए। ठीक है, आप ये कह सकते हो जिसे ये कानून कहे, जिसे ये कानून क्या कहे कि यदि दस्तावेज सरकारी मुहर से संबंधित है, उसमें सरकारी मुहर लगी हुई है, तो कोर्ट मानेगी कि वह असली है जब तक कि कोई उसे झूठा साबित ना कर दे। ठीक है, कोर्ट को उस बात को सही मानना जरूरी होता है, लेकिन उसे गलत साबित करने का मौका दूसरी पार्टी को दिया जाएगा कि आप इसे साबित करो कि एक्चुअल में इसमें मिस्टेक क्या है और ये गलत कैसे है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए, अभी आपने धारा 2 समझी थी प्यारे बच्चों, अब यहां बात करेंगे अध्याय 2 तथ्यों की प्रासंगिकता। धारा 3 से इसमें प्यारे बच्चों 50 तक हैं। ठीक है, तो ये अध्याय कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। देखिए धारा 3 क्या कहती है, धारा 3 कहती है विवादित क्या, विवादक और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य। देखिए कोर्ट उन्हीं तथ्यों को देखेगी जो सीधे विवाद से संबंधित हों, वो विवादित तथ्य कहलाएंगे, या किसी विवादित मुद्दे से जुड़े हों, वो सुसंगत तथ्य कहलाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना, क्या, मान लो सबसे पहले मैं बात करता हूं विवादक तथ्य पे। देखिए विवादक तथ्य क्या होते हैं, अगर मान लीजिए जैसे एक आरोपी है, तो जैसे राम ने श्याम को चाकू मारा, ठीक है, और राम ने श्याम को चाकू मारा, तो राम उस समय मौके पर था कि नहीं था, ये कैसा है, तो ये विवादक के तथ्य है। अब सुसंगत तथ्य ये हो सकता है कि राम के पास से चाकू मिला, क्या सुसंगत क्या हो सकता है कि मान लो राम ने या राम के पास से हमें चाकू प्राप्त हुआ है, ये क्या तथ्य हो जाएगा, तो सुसंगत तथ्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने धारा 3 में 2 बातें समझी। धारा 4 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए धारा 4 एक ही लेन देन से जुड़े तथ्य, एक ही लेन देन से जुड़े तथ्य अर्थात एक ही घटना या लेन देन की श्रृंखला से जुड़े तथ्य सुसंगत होते हैं, भले ही अलग अलग समय पर हुए हों। अब यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो, अगर ए ने बी को धोखा देकर पैसा लिया, फिर बैंक में जमा किया और अगले दिन सामान खरीदा, ये सारे तथ्य एक ही लेन देन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में धारा 4 जो है काम करेगी। ठीक है, बात करें धारा 5 की। देखिए अवसर, कारण या प्रभाव वाले तथ्य, किसी घटना के होने की परिस्थिति, ठीक है, किसी घटना के होने की परिस्थिति अर्थात अपॉर्चुनिटी, कारण अर्थात मोटिव, और उसका असर अर्थात इफेक्ट है, ये सब क्या होते हैं, सुसंगत। क्या होते हैं, तो सुसंगत होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक्स ने वाई की हत्या की तो एक्स को वाई से बदला लेने का एक कारण था। क्या था प्यारे बच्चों, मोटिव था, एक मोटिव था जिस वजह से उसने उसकी क्या की, हत्या की। क्या था, बदला लेना। जरूर बी ने या वाई ने कोई घटना की होगी उसके साथ जिसकी वजह से वो बदला लेना चाह रहा था। ठीक है, तो ये धारा 5 कहती है। वहीं धारा 6 की बात करूं, उद्देश्य, तैयारी और आचरण। अगर किसी ने कोई घटना करने की तैयारी की है, ठीक है, उसका उद्देश्य बताया या घटना से पहले या बाद उसका व्यवहार कुछ खास था, ये तथ्य सुसंगत हैं। आप ऐसे समझ सकते हो धारा 6 में कि हत्या से पहले आरोपी ने चाकू खरीदा
और गुस्से में उसको धमकी दी। ये तैयारी और उद्देश्य दर्शाते हैं। पहले चाकू खरीदा और फिर उसको जो है धमकी भी उसने दे दी, तो धारा 6 काम करेगी। ठीक है, मतलब धारा 6 से उसके सबूत जुटाए जाएंगे। अर्थात धारा 7 देखिए, धारा 7 घटना को स्पष्ट करने वाले तथ्य। घटना को स्पष्ट करने वाले तथ्य ऐसे तथ्य जो घटना की स्थिति, समय, स्थान या परिस्थिति को स्पष्ट करें, वे सुसंगत होते हैं। आप क्या कहोगे कि घटना के समय लाइट बंद थी, पास में गवाह था। क्या कि मान लो घटना हुई और उस समय क्या लाइट बंद थी और उसके पास में गवाह था, तो आप कहोगे घटना को स्पष्ट करने वाले ये तथ्य थे। धारा 8 समझिएगा। धारा 8 सामान्य योजना और षड्यंत्र। सामान्य योजना और षड्यंत्र, मान लो आप ये कह सकते हो, अगर कई लोग मिलकर साजिश करते हैं तो उनमें से किसी एक के द्वारा की गई बात या कार्रवाई सभी पर लागू होगी। मान लो कि ए और बी ने मिलकर चोरी करने की योजना बनाई। ठीक है, चोरी करने की योजना बनाई। ए ने योजना के बारे में फोन पर सी को बताया। ए बी के खिलाफ भी जो है सुसंगत धाराएं लगेंगी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि मिलकर तो वो उन्होंने साजिश की और यहाँ सी को भी लपेटे में ले ली, तो ऐसे स्थिति पे तीनों पर कार्रवाई होगी। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, धारा 9 अन्यथा असंगत तथ्य को सुसंगत होना। धारा 9 में क्या कहोगे? अन्यथा असंगत तथ्य को सुसंगत होना। अर्थात कुछ तथ्य शुरू से ही अप्रासंगिक लगते हैं, लेकिन जब वे अन्य तथ्यों के साथ जुड़ते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि किसी ने घटना स्थल के पास फोन किया, अकेले में ये बेकार लगता है, लेकिन अगर बाद में पता चले कि वही फोन से धमकी दी गई थी तो सुसंगत हो गया। ठीक है, कैसे? मान लीजिए कोई घटना हो गई है और आप घटना स्थल से ही फोन करते हो, बाद में पता चलता है कि जिस घटना स्थल से जिस नंबर से आपने कॉल की थी उसी नंबर से उसे धमकी भी मिली थी, तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई आप पर हो सकती है। देखिए धारा 10 क्या कहती है? धारा 10 कहती है क्षति नुकसान से जुड़े तथ्य। जो नुकसान हुआ, अगर किसी ने हर्जाना या मुआवजा मांगा है तो उसके नुकसान से जुड़े तथ्य जैसे बिल खर्चे सुसंगत होते हैं। ये सारे आपको देने पड़ेंगे। दुर्घटना में घायल व्यक्ति द्वारा अस्पताल का बिल, दावा का खर्च, ये हर्जाने के लिए सुसंगत है। ये आपको देना पड़ेगा जिस व्यक्ति ने किसी का नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, धारा 11 क्या कहती है फिर बच्चों? तो अधिकार या प्रथा से जुड़े हुए तथ्य। क्या कि जब विवाद किसी परंपरा, रिवाज या अधिकार पर हो तो उससे संबंधित पुरानी घटनाएं या अभ्यास जो है सुसंगत माने जाएंगे। आप कह सकते हो पुरानी घटनाओं का यहाँ पर मतलब क्या है? जैसे गांव के कुएं से पानी भरने का अधिकार सबको है, इससे जुड़ी वर्षों पुरानी परंपरा सुसंगत मानी जाएगी। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पहले सब भर रहे थे, बाद में कोई एक आदमी कहता है कि नहीं इससे कोई पानी नहीं भरेगा, इससे तो केवल जो है कि हम और हमारे परिवार वाले ही पानी भरेंगे, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, धारा 12 क्या कहती है? तो मानसिक या शारीरिक स्थिति दर्शाने वाले तथ्य। किसी व्यक्ति की मानसिक हालत जैसे गुस्से, डर, आत्महत्या की सोच या शारीरिक हालत जैसे बीमारी, चोट, ये सुसंगत हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई आत्महत्या कर लेता है और वह पहले अपने पत्र में निराशा जाहिर करता है, ये मानसिक स्थिति को दर्शाता है और ये सुसंगत माना जाएगा। तो ये बात भी आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखनी है। धारा 13 की बात करें तो कार्य आकस्मिक था या साशय, अर्थात इरादतन किया गया है, इसका प्रमाण क्या है? देखिए जब ये सवाल उठे कि कोई काम जानबूझकर अर्थात साशय से किया गया या दुर्घटनावश अर्थात आकस्मिक हुआ, तो इससे जुड़े तथ्य सुसंगत या प्रासंगिक होंगे। सुसंगत नहीं बल्कि प्रासंगिक होंगे। और ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 13 जो है मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्ट समझिए। क्या कि अगर आरोप है कि किसी ने आग जानबूझकर लगाई है तो ये तथ्य कि उसने पेट्रोल खरीदा और धमकी दी थी दिखाता है कि ये कार्य साशय है, अर्थात जानबूझकर किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा धारा जो है आपकी धारा 14 क्या कहती है? धारा 14 कहती है कारबर के अनुक्रम, अर्थात कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या कारबार
तो ये कारोबार को कारोबार भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो कारोबार के अनुक्रम, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना कोर्स ऑफ बिजनेस का अस्तित्व। देखिए अगर किसी व्यवहार या लेन देन की नियमितता अर्थात कॉन्टिन्यूटी पर सवाल है तो आप उस सामान्य व्यवहार का प्रमाण प्रासंगिक मानेंगे। कहने का मतलब है अगर एक दुकानदार हर महीने बिल भेजता था और एक बार नहीं भेजा तो पिछले व्यवहार से उसका इरादा समझा जा सकता है कि हर बार तो भेजा है लेकिन इस बार नहीं भेजा उसने, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला देखिए बात करेंगे धारा 22, प्रलोभन, धमकी या जबरदस्ती से किया गया स्वीकारोक्ति, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति से जबरदस्ती, डराकर या लालच देकर अपराध स्वीकार कराया गया है तो वह आपराधिक मुकदमे में मान्य नहीं है, ठीक है। आपराधिक मुकदमे में मान्य नहीं है। धारा 22 समझ लिया आपने। तो एक बात ध्यान दो, इसके उदाहरण के तौर पर आप इसे समझो। अगर पुलिस किसी आरोपी को धमका कर बुलवाती है, कौन प्यारे बच्चों, अगर मान लो पुलिस जो है किसी आरोपी को धमका कर बुलवाती है, ठीक है, कि उसने चोरी की, तो वो स्वीकारोक्ति कोर्ट में मान्य नहीं होगी और ऐसी स्थिति में पुलिस पर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। मैंने क्या कहा, प्रलोभन, धमकी या जबरदस्ती से किया गया स्वीकारोक्ति, वो कोर्ट में जाकर बोल देगा कि इन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती ये बयान लिखवाया है या कबूल करवाया है या मुझे धमकी दी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो पुलिस पर जो है कोर्ट द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। धारा 23 देखिए, धारा 23, पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध स्वीकार करना। देखिए अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने अपराध स्वीकार करता है और वह कोर्ट के सामने नहीं कहा गया तो वह स्वीकारोक्ति जो होगी वो अमान्य हो जाएगी। मैंने पीछे आपको जैसे कि बताया था, अगर ए ने थाना प्रभारी के सामने कहा कि मैंने हत्या की लेकिन ये मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकार नहीं करता तो ये साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होगा, फिर आपको और सबूत जुटाने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए धारा 26 क्या कहती है प्यारे बच्चों, मृत या अनुपलब्ध व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन। कहने का मतलब है अगर कोई आदमी मर चुका है और या एक ऐसा व्यक्ति जो वहां पर उपलब्ध नहीं है तो उसके द्वारा जो कथन दिए जाएंगे वो धारा 26 के अंतर्गत दिए जाएंगे। आप कह सकते हो क्या अगर कोई व्यक्ति मर चुका है, गायब है या अनुपस्थित, उपस्थित नहीं हो सकता अर्थात अनुपस्थित है और उसने कोई महत्वपूर्ण बात कही थी तो वह साक्ष्य के रूप में मान्य हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मरने से पहले मान लो ए ने कहा बी ने मुझे जहर दिया, वो मरने ही वाला था लेकिन पुलिस को उसने बता दिया या वहाँ के लोगों को बता दिया मरने से पहले कि उसने मुझे बी ने जहर दिया, तो ये मरने का पूर्व कथन अर्थात डायरेक्ट डिक्लेरेशन माना जाएगा, ठीक है, और उसमें जो है आप पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। धारा 29 देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्यारे बच्चों, कैसा पॉइंट है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कौन सा, धारा 26। धारा 29 समझिएगा, धारा 29 लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रविष्टियां। लोक देखिए 27 और 28 में इतनी बड़ी चीजें नहीं है, जो मैं नहीं आपको एक ही कुछ धाराएं में जो है आपको छुड़वा रहा हूँ जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मान लो धारा 27 है, 26 के बाद कौन सी आनी चाहिए, धारा 27। धारा 27 में किस बात का वर्णन किया गया, आगे की कार्रवाई में कथनों की प्रासंगिकता। जैसे यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर 26 में मैंने आपको बताया था, 26 में बताया था कि मरने से पहले ए ने बी के ऊपर केस लगा दिया कि उसने मुझे जो है जहर दिया, ऐसे ही तो था। अब मान लो 27 में जो है आगे की कार्रवाई में कथनों की प्रासंगिकता है, अर्थात ए कहता है मैंने चाकू कुएं में फेंका है और पुलिस वहीं से चाकू निकालती है तो ये कथन जो है मान्य होगा। भाई मैंने क्या कहा था, सबूत जुटाना, तो सबूत उसने वहाँ पर आरोप लगाया मरने से पहले जहर दिया या चाकू से मारा। अब मान लो तो जैसे चाकू से मारा होगा अगर, तो 27 के तहत जो है पुलिस उससे पूछताछ करे कि तूने चाकू से मारा था तो चाकू कहाँ है, या जहर दिया तो जहर की पुड़िया कहाँ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है 27 में मेंशन की गई हैं। पुलिस उस सबूत को ढूंढेगी और बाद में जाके मजिस्ट्रेट या कोर्ट में जाके पेश करेगी, तो ये बात ध्यान रखना। 28 की अगर कहूँ तो लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए बात करेंगे 29 की। मैंने क्या कहा, 29 में मैंने आपको बताया, 29 में मैंने फिर आपको ये बताया कि लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रविष्टियां। अगर कोई रिकॉर्ड सरकारी कर्मचारी ने अपने कर्तव्य के पालन में लिखा है तो वह साक्ष्य के रूप में मान्य है, वह साक्ष्य के रूप में मान्य है। अर्थात भूमि रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज खसरा खतौनी होता है ना, ये सरकारी दस्तावेज माने जाते हैं और ये सारे प्रासंगिक होंगे, ठीक है। धारा 29 क्या कहती है, धारा 29 क्या कहती है, मानचित्र चार्ट योजनाएं। मानचित्र चार्ट योजनाएं, देखिए ये वाली धारा भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। धारा 30 क्या कहती है, तो मानचित्र
मानचित्र चार्ट योजनाएं। देखिए अगर मैं कहूँ तो अगर कोई तथ्य मानचित्र चार्ट या योजनाओं के जरिए व्यक्त किया गया हो, जैसे कि जमीन का नक्शा, तो वो कोर्ट के समक्ष जो है साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। कहने का मतलब मकान का नक्शा जो नगर निगम के पास होता है या उससे पास से आपने निकलवाया है, कोर्ट में एक जमीन विवाद में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है कि देखिए नगर निगम में ये जमीन मेरे पास है और वहां पर ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे धारा 33। धारा 33 दस्तावेजों या वार्तालाप की श्रृंखला के कथन। ठीक है, जब कोई कथन किसी वार्तालाप, दस्तावेज, ई रिकॉर्ड या पत्रों की श्रृंखला का हिस्सा हो तो पूरा संदर्भ पढ़कर साक्ष्य देना जो है इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। आप कह सकते हो अगर किसी ईमेल श्रृंखला में सिर्फ एक लाइन निकाली जाए तो भ्रम हो सकता है। कोर्ट को पूरी ईमेल श्रृंखला देखने का अधिकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। धारा 34 पूर्व निर्णय की सुसंगतता। ठीक है, अगर पहले कोई विवाद एक ही पक्षों के बीच और एक ही मुद्दे पर तय हो चुका है तो उस निर्णय को अब नए वाद में दोबारा चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब अगर ए और बी के बीच जमीन का विवाद एक बार कोर्ट में तय कर दिया गया है तो वे उसी मुद्दे को दोबारा केस नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर उसे क्लियरेंस मिल चुका है। ठीक है, धारा 35 प्रोबेट। धारा 35 में क्या है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे धारा 35 में जो है आपका प्रोबेट है, अर्थात वसीयत की पुष्टि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेट का वर्णन किस धारा में किया गया, तो धारा 35 में किया गया है। ठीक है, क्या वसीयत की पुष्टि से संबंधित निर्णय की प्रासंगिकता। अगर कोई निर्णय किसी कोर्ट द्वारा वसीयत की पुष्टि, विवाह की मान्यता, तलाक आदि में दिया गया हो तो वह विशेष मामलों में प्रासंगिक माना जाएगा। ठीक है, अर्थात आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो अगर कोर्ट ने ए की वसीयत को प्रमाणित कर दिया है तो बी ये नहीं कह सकता कि ये वसीयत जो है नकली है क्योंकि कोर्ट से क्लियरेंस मिल चुका है। ठीक है, धारा 37 देखिएगा, धारा 37। ठीक है, तो धारा 37 में मैं कहूँगा अन्य सुसंगत निर्णय। जैसे देखिए अगर मैं बात यहाँ करूँ तो धारा 34, 35 से 36 के अलावा भी अगर कोई निर्णय किसी विषय से जुड़े तथ्यों की पुष्टि करता है तो वे सुसंगत माने जाएंगे। एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी अन्य केस में ए के आचरण या हैसियत से जुड़ा कोई निर्णय हुआ है तो वह इस केस में उपयोगी हो सकता है क्योंकि वहां पर वकील ये बात कह सकते हैं कि तुमने पिछली बार भी तो ऐसा ही किया था। ठीक है, तो वहां पर उसे सुसंगत माना जाएगा, उसे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, धारा 38। धारा 38 निर्णय में धोखाधड़ी या न्यायालय की अक्षमता। देखिए एक बात ध्यान दो कि अगर कोई निर्णय धोखाधड़ी से लिया गया है या उसे देने वाला कोर्ट सक्षम नहीं था, ठीक है, तो ऐसे निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। मान लीजिए अगर ए ने गलत जानकारी देकर कोर्ट से जमीन पर हक का निर्णय ले लिया तो बी कोर्ट में यह साबित कर सकता है कि यह निर्णय जो है धोखे से लिया गया था। ठीक है, धारा 39 विशेषज्ञ की राय। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, किसकी, विशेषज्ञ की राय। धारा 39। ठीक है, जहां किसी तकनीकी या वैज्ञानिक मुद्दे को समझना आवश्यक हो वहां विशेषज्ञ की राय जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, ठीक है, साक्ष्य के रूप में बुलाए जा सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि अगर हत्या की वजह जहर है तो वहां पर प्यारे बच्चों वहां पर जो है फॉरेंसिक जांच जरूरी हो जाती है। कौन सी जांच, फॉरेंसिक जांच जरूरी है और वहां पर डॉक्टर को बुलाया जा सकता है। ठीक है, धारा 43 प्रथाओं, सिद्धांतों आदि पर राय। ठीक है, देखिए जब धार्मिक, सांस्कृतिक या पेशेवर सिद्धांतों पर विवाद हो तो विशेषज्ञों या अनुभवी लोगों की राय जो है सुसंगत होती है। आप ऐसा कह सकते हो, कैसा कह सकते हो, अगर विवाद किसी धार्मिक अनुष्ठान के नियम पर हो तो पुरोहित या धार्मिक विद्वान की राय ली जा सकती है। ठीक है, कि यहाँ पर ऐसे रूल्स थे। ठीक है, धारा 44 संबंध पर राय जो है धारा 44 में वर्णित की गई है। जब दो लोगों के बीच वैवाहिक या पारिवारिक संबंध का मुद्दा हो तब उन्हें जानने वाले लोगों की राय प्रासंगिक होगी। कहने का मतलब अगर ए और बी पति पत्नी होने पर विवाद है तो पड़ोसी उन्हें पति पत्नी के रूप में जानते हैं तो ये राय कोर्ट में मानी जा सकती है। मान लो एक औरत कहती है कि ये मेरे साथ शादी कर चुका है और मेरे साथ रहता है, वो आदमी दूसरी जगह भी शादी
शादी कर चुका है वहाँ पर भी रहता है, तो ऐसी स्थिति में पड़ोसियों का जो है बयान लेना जरूरी होगा। पड़ोसी कह रहा है अगर कि ये यहाँ तो मेरे मतलब इसी औरत के साथ रहता था, तो वहाँ के पड़ोसी उस औरत को बता रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह के पड़ोसी उस औरत को बता रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्लियर हो जाएगा कि वो जो है दो शादी कर चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बात करेंगे धारा 47 की। आपराधिक मामलों में पूर्व अच्छा चरित्र भी लगा लेना प्यारे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, पूर्व अच्छा चरित्र, आपराधिक मामलों में पूर्व अच्छा चरित्र। मान लीजिए चरित्र आपराधिक मामलों में आरोपी का पूर्व अच्छा चरित्र प्रासंगिक हो सकता है, जिससे उसकी सच्चाई और मंशा पर प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि अगर ए पर चोरी का आरोप है और वह पहले कभी किसी अपराध में शामिल नहीं रहा, तो ये उसके पक्ष में माना जाएगा कि जब इसने पहले कभी कुछ गलत काम नहीं किया। जैसे आप देखते हो कभी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि इसका कैरेक्टर कैसा है, तो लोग वहाँ के अगर ये कहते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने वाला है, लिखने वाला है, ये सबकी मदद भी करता है, तो ऐसे में पुलिस जो है उस अपराधी को उतना प्रभाव नहीं देंगे जितना कि एक आम अपराधी को दिया जाता है। हो सकता है कि उसे बरी भी कर दिया जाए। ठीक है, देखिए धारा 48 यौन अनुभव का साक्ष्य। यौन अनुभव का साक्ष्य कहने का मतलब है बलात्कार जैसे मामलों में पीड़िता के पूर्व यौन अनुभव या चरित्र को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप कह सकते हो अगर बलात्कार का केस है तो आरोपी ये नहीं कह सकता कि पीड़िता पहले किसी और के साथ संबंध में थी इसलिए सहमति में थी। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि एक लड़की के संबंध कई लोगों से इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, धारा 49 इसमें आप बुरा चरित्र का वर्णन देखने को मिलेगा। देखिए किसी व्यक्ति का बुरा चरित्र आमतौर पर अप्रासंगिक है। ठीक है, जब तक कि वह स्वयं उसे सिद्ध करने की अनुमति ना दे या उसका उत्तर ना दे। आप ये कह सकते हो अगर ए पर हत्या का आरोप है तो सिर्फ ये कहना कि वह झगड़ालू है प्रासंगिक नहीं होगा जब तक मुद्दे में सीधा संबंध ना हो। भाई अगर मान लो कोई आदमी किसी से लड़ता झगड़ता है तो ये जरूरी थोड़ी कि वो मर्डर करने वाला होगा, ये मर्डरर होगा। ठीक है, तो ये धारा जो है 49 कहती है, इंपॉर्टेंट धारा है प्यारे बच्चों। ठीक है, धारा 50 देखिए क्षतियों को प्रभावित करने वाला चरित्र। क्षतियों को प्रभावित करने वाला चरित्र, जहां क्षति अर्थात डैमेज की मात्रा तय की जानी हो, जैसे मानहानि के मामलों में हो, अर्थात वहां चरित्र को ध्यान में रखा जाएगा। कहने का मतलब है अगर ए पर मानहानि का केस है और बी का चरित्र समाज में बहुत अच्छा है तो उसे अधिक जो है क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। देखिए बात करें तो अध्याय 3 जिन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती उनका वर्णन धारा 51 से 53 में किया गया है। ठीक है, अब देखिए धारा 51 क्या कहती है। धारा 51 कहती है न्यायिक संज्ञान योग्य तथ्य को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जो तथ्य इतने सामान्य और स्पष्ट होते हैं कि न्यायालय स्वयं उनका संज्ञान ले सकता है उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। आप कह सकते हो जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद में है तथा ये तथ्य सभी को ज्ञात है, इसे साबित करने की क्या आवश्यकता है क्या? नहीं है। ठीक है, सूर्य पूर्व से उगता है तो वो उगता है, इसे साबित करने की आवश्यकता क्या है क्या? नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, धारा 52 जिनका न्यायालय स्वतः संज्ञान लेता है। न्यायालय इनका स्वतः संज्ञान लेता है। इसमें बताया गया है कि न्यायालय किन किन बातों को स्वतः संज्ञान में लेता है, जैसे भारत के कानून और नियम, सरकारी अधिसूचनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, भौगोलिक तथ्य। तो एक बात ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व तो भारतीय संविधान की धाराएं, दिल्ली भारत की राजधानी है, इन सब का कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। देखिए धारा अगर 53 की बात करूं तो एक बात ध्यान रखना, धारा 53 में स्वीकार किए गए तथ्यों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है किनको? तो जो स्वीकार किए गए हैं तथ्य, स्वीकार तथ्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वादी और प्रतिवादी दोनों मानते कि दुर्घटना 10 अप्रैल को हुई थी तो इसकी गवाही कौन देगा? इसमें गवाही देने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ए और बी जो पिटा और जिसको पिटा गया उन दोनों ने स्वीकार कर लिया कि भाई ऐसा है 10 अप्रैल को ये घटना हुई थी। तो अब इसके लिए सबूत क्या चाहिए होंगे क्या कि नहीं 10 अप्रैल को ही हुई थी? नहीं, इसके लिए कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे अध्याय 4 की। इसमें जो है मौखिक साक्ष्य हैं, धारा 54 और 55 कार्य करेंगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करेंगे धारा 54 की। 54 मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का प्रमाण, अर्थात
मौखिक साक्ष्य के जो तथ्य होंगे उनके प्रमाण होंगे। ठीक है, देखिए प्रत्येक तथ्य जिसे सिद्ध किया जाना है उसे मौखिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, बशर्ते वह प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित हो। कहने का मतलब है अगर किसी ने दुर्घटना को अपनी आंखों से देखा है तो वह गवाही देकर उस घटना को साबित कर सकता है। क्या मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कहीं दुर्घटना हो रही है उसे आंखों से देख रहा है तो उसकी गवाही जो है मान्य होगी। ठीक है, दूसरा धारा 55 ये क्या कहती है, मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना। ठीक है, मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना जो है ये आवश्यक होगा। क्या होगा, तो ये आवश्यक होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर पहले देखो, आवश्यक मौखिक साक्ष्य वही व्यक्ति दे सकता है जिसने स्वयं वह तथ्य देखा, सुना या अनुभव किया हो। तो ये धारा 55 में आएगा। जैसे अगर ए कहता है कि बी ने सी को गोली मारी तो उसे खुद अपनी आंखों से घटना देखी होनी चाहिए, केवल किसी से सुना होना पर्याप्त नहीं है कि वो किसी तीसरे आदमी से सुनकर आया था कि भाई उसे गोली मारी गई और बात मान ली जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आ जाओ अध्याय 5 की बात करते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य, धारा 56 से लेके 93। देखिए सबसे पहले धारा 56 की बात करेंगे। धारा 56 में क्या है कि दस्तावेजों के अंतर वस्तु का सबूत, कहने का मतलब है दस्तावेजों के अंतर वस्तु का सबूत। कोई भी दस्तावेज क्या कहता है, ये साक्ष्य केवल उसी दस्तावेज को प्रस्तुत करके दिया जा सकता है। ध्यान रखना धारा 1 ये वाली, ये तो पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अध्याय लगा के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए इसका धारा जो है 56, ये आप एक बार नजर डाल लेना इसमें सही से। ठीक है, देखिए धारा 56 में मैं दोबारा आपको बता दूं कि दस्तावेजों, कोई भी दस्तावेज क्या कहता है, यह साक्ष्य केवल उसी दस्तावेज को प्रस्तुत करके दिया जा सकता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि यदि कोई अनुबंध लिखा गया है तो ये साबित करने के लिए उसमें क्या लिखा है वह अनुबंध जो है अदालत को दिखाना बेहद जरूरी है। धारा देखिए आपके पास है 57, प्राथमिक साक्ष्य। धारा 57 में क्या है पर बच्चों, तो केवल इतना है, कितना कि प्राथमिक साक्ष्य। अब देखिए मूल दस्तावेज को प्राथमिक साक्ष्य कहा जाता है और इसे ही सर्वोत्तम साक्ष्य जो है माना जाता है। किसी बिक्री के समझौते का ओरिजिनल पेपर, ठीक है, कौन सा पेपर, मान लो कोई बिक्री हो रही है और उसमें क्या हुआ है, समझौता हुआ है, तो उसका जो ओरिजिनल पेपर होगा वो सर्वोत्तम साक्ष्य होगा या प्राथमिक साक्ष्य होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, धारा 58 की अगर मैं बात करूं तो ये द्वितीयक साक्ष्य है। देखिए जब मूल दस्तावेज उपलब्ध ना हो तो उसकी कॉपी, फोटो या अन्य रूपों में प्रमाण दिए जा सकते हैं, इसे द्वितीयक साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और कहीं पर आपकी गाड़ी की चेकिंग होती है और आपके ओरिजिनल कागज नहीं है तो उसकी फोटो कॉपी भी मान्य होगी। ठीक है, चलिए धारा 59, प्राथमिक साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों का सबूत। ठीक है, दस्तावेज की सामग्री को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही सिद्ध किया जाना चाहिए जब तक कि द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति ना हो। उदाहरण आप ऐसा कह सकते हो हर जगह जो है मतलब द्वितीयक साक्ष्य कार्य नहीं कर सकता। भाई कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि ओरिजिनल कॉपी ही चाहिए होगी, ओरिजिनल। जैसे मान लो कि जब आपकी नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद वहाँ पर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू हो या साक्षात्कार हो जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पर अब आप लेके चले जाओ फोटो स्टेट, तो यार फोटो स्टेट वहाँ पर मान्य कैसे हो जाएगी, वहाँ तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही मान्य होंगे ना। तो उस जगह ऐसी कुछ स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। धारा 60 क्या कहती है, द्वितीयक साक्ष्य कब मान्य है, द्वितीयक साक्ष्य कब मान्य है। देखिए कुछ परिस्थितियों में जैसे कि दस्तावेज खो गया है, जल गया हो या विरोधी पक्ष मूल दस्तावेज को देने से इनकार कर रहा हो, तब द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, बैंक रजिस्टर जल जाने पर उसकी डिजिटल बैंक ऑफ कॉपी को अदालत में दिखाया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण है देखिए धारा 61 इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड देखिए कंप्यूटर, मोबाइल, ईमेल, क्लाउड आदि में संचित सूचनाएं दस्तावेज के रूप में मानी जा सकती हैं। किसी व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट या बैंक का ई स्टेटमेंट जो है आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हो कि वो मान्य होंगे। चलिए बात करेंगे धारा 64 की। धारा 64 की देखिए,
धारा 64 क्या कहना चाहता है? देखिए 61, 62, 63 वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। धारा 64 नोटिस प्रस्तुत करने के संबंध में नियम, ठीक है। जब कोई पक्ष द्वितीयक साक्ष्य देना चाहता है तो उसे पहले विरोधी पक्ष को मूल दस्तावेज पेश करने का नोटिस देना आवश्यक है, ठीक है। उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हो, एक पक्ष जो है, एक पक्ष कोर्ट में ये कहे कि वह कॉपी देगा क्योंकि उसने मूल दिखाने के लिए दूसरा पक्ष को जो है नोटिस भेजा था, लेकिन उसने नहीं दिया, ऐसी स्थिति में, ठीक है। धारा 65 धारा दस्तावेज पर हस्ताक्षर या लेख का प्रमाण। दस्तावेज पर हस्ताक्षर या लेख का प्रमाण, यदि दस्तावेज पर किसी के हस्ताक्षर या लिखावट को लेकर विवाद हो तो उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या लेख की पुष्टि साक्ष्य द्वारा की जा सकती है, ठीक है। उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हो, यदि चेक पर हस्ताक्षर फर्जी बताए गए हैं, मान लो कोई आदमी जो है आपको चेक दे देता है और उसमें हस्ताक्षर उसको देखने को मिलता है कि ये फर्जी है, तो यदि चेक पर हस्ताक्षर फर्जी बताए गए तो विशेषज्ञ द्वारा सिग्नेचर मिलान कराया जा सकता है, ठीक है। देखिए बात करेंगे धारा 67 धारा 67 विधि द्वारा अपेक्षित दस्तावेज के निष्पादन का प्रमाण सत्यापित किया जाना, ठीक है। यदि किसी दस्तावेज को कानूनी रूप से प्रमाणित करना आवश्यक है, जैसे वसीयत है, पावर है और पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो इसे निष्पादन को गवाहों द्वारा सत्यापित करना जरूरी है। आप ऐसा कह सकते हो कि अगर वसीयत को 2 गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित होना चाहिए तो उन गवाहों की गवाही जो है बेहद जरूरी होगी, ठीक है। चलिए धारा 68 अर्थात धारा 68 क्या कहती है? जहां कोई सत्यापन करता साक्षी न मिले तो वहां सबूत। देखिए यदि दस्तावेज को सत्यापित करने वाला गवाह जीवित ही ना हो, अनुपलब्ध हो या उपस्थित ना हो, तब भी अन्य साक्ष्य से उस दस्तावेज को साबित किया जा सकता है, ठीक है। मान लो एक ऐसी स्थिति कि गवाह मर गया है तो उस दस्तावेज की वैधता अन्य प्रमाणों से जो है सिद्ध की जा सकती है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, आइए देखिए धारा 69 क्या कहती है? पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। पक्षकार द्वारा जो है निष्पादन की स्वीकृति, यदि दस्तावेज के निष्पादन अर्थात एक्सक्यूशन को संबंधित पक्ष खुद स्वीकार कर लेता है तो अलग से साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने खुद स्वीकार कर लिया है ना, तो आपको अलग से जो है साक्ष्य देने की क्या आवश्यकता है। किसी पक्ष ने कोर्ट में ये कह दिया कि मैंने वह अनुबंध किया था तो उसे साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए धारा 70 जब साक्षी कार्यान्वयन से इनकार कर दे, मान लो एक्सक्यूशन से वो इनकार कर दे, एक्सक्यूशन से वो क्या कर दे? इनकार कर दे, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ध्यान दीजिए कि गवाह दस्तावेज को पहचानने से इनकार कर दे, तब जो है विशेषज्ञ या अन्य परिस्थिति जन्य जो है साक्ष्य से साबित किया जा सकता है। कैसे कि मान लो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति बाद में ये कह दे कि उसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो दस्तावेज को साबित करने के लिए अन्य प्रमाण जो है दिए जा सकते हैं जो आपको लगता है कि ये सबूत के तौर पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है। धारा 72 क्या कहती है? इस पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए धारा 72 हस्ताक्षर, लेखन या मुहर की तुलना, ठीक है। धारा 72 में आता और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। हस्ताक्षर, लेखन या मुहर की तुलना किस धारा में आता है? तो धारा जो है 72। यदि किसी दस्तावेज में हस्ताक्षर, लिखावट या मुहर की सच्चाई पर विवाद हो तो उसकी तुलना अन्य स्वीकृत दस्तावेजों से की जा सकती है, ठीक है, अन्य दस्तावेजों से की जा सकती है। अदालत, मान लो आप अदालत हस्ताक्षर की तुलना किसी बैंक रिकॉर्ड या सरकारी दस्तावेज से करवा सकती है, ठीक है। देखिए धारा 73 की बात करें तो डिजिटल हस्ताक्षर का प्रमाण, ठीक है, डिजिटल हस्ताक्षर का प्रमाण। देखिए डिजिटल दस्तावेजों पर किए गए डिजिटल सिग्नेचर की सत्यता को तकनीकी तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है। चलिए देखिए बात करेंगे धारा 74 अर्थात धारा 74 की, सार्वजनिक और निजी दस्तावेज। एक बात ध्यान रखना, दस्तावेज के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्यारे बच्चों सार्वजनिक और एक होते हैं निजी। आप ये कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो
कि सार्वजनिक दस्तावेज वे होते हैं जैसे अदालत के रिकॉर्ड, सरकारी आदेश आदि जो है सार्वजनिक दस्तावेज के अंतर्गत कार्य करेंगे। वहीं निश्चित मतलब निजी दस्तावेज कौन से होते हैं, जैसे व्यक्तिगत अनुबंध, वसीयत आदि जो है ये निजी दस्तावेज होते हैं। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, एक होता है इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप ये कह सकते हो कि मान लो भूमि पंजीकरण या सरकारी रिकॉर्ड, सार्वजनिक दस्तावेज, किराए का समझौता, निजी दस्तावेज, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो अगर भूमि पंजीकरण करा रहे हो आप तो ये सरकारी रिकॉर्ड होगा और ये सार्वजनिक दस्तावेज होगा, लेकिन अगर किराए का समझौता कर रहे हो आप तो ये एक निजी दस्तावेज होगा, ठीक है। चलिए धारा 80 की बात करते हैं। तो राजपत्रों, समाचार पत्रों और अन्य दस्तावेजों के संबंध में उपधारणा, ठीक है। हाँ देखिए, सरकारी राजपत्र, समाचार पत्र और अन्य प्रकाशित दस्तावेजों को सही और वैध माना जाएगा जब तक उसके विपरीत कोई प्रमाण न मिले, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि राजपत्र में किसी अधिकारी की नियुक्ति प्रकाशित हो, ठीक है, तो उसे मान लिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए धारा 81, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख में राजपत्रों के बारे में उपधारणा। अगर कोई राजपत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत किया गया है जैसे सरकारी वेबसाइट से, तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो है सही है। जैसे ई गज़ेट पर उपलब्ध अधिसूचना कोर्ट में मान्य या मानी जाएगी, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। देखिए धारा 82, धारा 82 क्या कहती है, सरकार के प्राधिकार से बनाए गए मानचित्रों या योजनाओं के बारे में उपधारणा। सरकार द्वारा स्वीकृत और प्रकाशित नक्शे या योजनाएं अर्थात प्लान सही मानी जाएंगी जब तक कोई विपरीत प्रमाण ना मिले, ठीक है। मान लो नगर निगम का स्वीकृत शहर का नक्शा एक जो है प्रमाणित साक्ष्य होगा, ठीक है। चलिए देखिए धारा 86 क्या कहती है, धारा जो है आपकी 86 क्या कहती है, यहाँ पर गौर कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के संबंध में उपधारणा। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज डिजिटल हस्ताक्षर के साथ है और ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार है तो उसे वैध और प्रमाणिक माना जाएगा, ठीक है, उसे वैध और प्रमाणिक माना जाएगा। जैसे जीएसटी पोर्टल से निकाला गया ई इनवॉइस, ये जो है वैध होगा, ठीक है। धारा 88, विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। देखिए यदि किसी विदेशी देश की अदालत द्वारा दिया गया दस्तावेज विधि सम्मत रूप से प्रमाणित हो तो उसे सच्चा और जो है वैध माना जाएगा। मान लीजिएगा कि किसी देश की कोर्ट का निर्णय है जिसे वहाँ के काउंसिल या दूतावास द्वारा प्रमाणित किया गया है तो इसका मतलब है कि वो ठीक है और वो क्लियर है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। आगे देखिए बात करेंगे अगली धारा पे। अगली धारा है आपकी धारा 92। देखिए 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा, ठीक है। यदि कोई दस्तावेज 30 वर्ष पुराना है और उचित जगह से प्राप्त हुआ है तो ये मान लिया जाएगा कि वह सही तरीके से निष्पादित किया गया था, ठीक है। अच्छा ऐसे मान सकते हो कि मान लो 1980 में रजिस्टर्ड जमीन की रजिस्ट्री को यदि सही हालत में पाई जाए तो वो असली मानी जाएगी, ठीक है। धारा 93, 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जैसे ईमेल, डेटा रिकॉर्ड आदि जो है 5 वर्ष पुराना है और सुरक्षित स्रोत से प्राप्त हुआ है तो उसे प्रमाणिक माना जाएगा जब तक उसके विपरीत कोई साक्ष्य ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए बैंक का कोई मैसेज आपके पास 5 साल पहले आ गया, 5 साल पहले आ गया और आपने उसे डिलीट नहीं किया। क्या नहीं किया आपने? उसे डिलीट नहीं किया और कोई प्रॉब्लम लग रही है तो ये वाला मैसेज आपका जो है कोर्ट में मान्य होगा, ठीक है। चलो देखिए बात करेंगे अध्याय 6 की। अध्याय 6 दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का बहिष्कार। इसमें जो धाराएं हैं प्यारे बच्चों वो 94 से लेके 103 तक है। आ जाओ देखिए बात अगर मैं करूं धारा 94 की, लिखित दस्तावेज के विरुद्ध मौखिक साक्ष्य का निषेध है, ठीक है। विषय क्या है? जब किसी समझौते, वसीयत या लेन देन को लिखित दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया हो तब मौखिक साक्ष्य द्वारा जो है उसकी शर्तों को बदलने या चुनौती देने की अनुमति नहीं होती।
ऐसे मान सकते हो, जैसे मान लो कि अगर जमीन की बिक्री 10 लाख में लिखित है तो ये मौखिक रूप से दावा नहीं कर सकता कि असल दाम इसके जो है 5 लाख रुपए थे, क्योंकि वहां पर वो चीज जो है 10 लाख रुपए में लिखित थी। ठीक है, देखिए आगे धारा जो है आपकी 95 मौखिक सहमति के साक्ष्य का बहिष्कार। प्यारे बच्चों, मैं आपको पूरे उसमें जो है हर धारा के एग्जाम्पल से दे रहा हूँ। ठीक है, हर धारा के एग्जाम्पल से दे रहा हूँ। आइए, मौखिक सहमति के साक्ष्य का बहिष्कार। विषय क्या होगा? जब एक लिखित दस्तावेज पूर्ण और स्पष्ट हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि लिखित के अलावा कोई मौखिक सहमति जो है हुई थी जिससे उसके अर्थ में बदलाव आता हो। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि अगर किराए की लिखित शर्त में 5,000 रुपये प्रति माह है तो किराएदार मौखिक रूप से 4,000 रुपये बताकर बदलाव नहीं कर सकता। ठीक है, धारा 96 देखिए, अस्पष्ट दस्तावेज को स्पष्ट करने हेतु जो है साक्ष्य। विषय देखिए, यदि दस्तावेज की भाषा अस्पष्ट और अर्थहीन है तो बाहरी साक्ष्य द्वारा उसका अर्थ जो है स्पष्ट दिया जा सकता है या किया जा सकता है। आप ऐसा कह सकते हो कि मैं तुम्हें वह संपत्ति देता हूं जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। इसमें वह संपत्ति अस्पष्ट है जिसे साक्ष्य से स्पष्ट किया जा सकता है कि आखिर वो संपत्ति है कौन सी। ठीक है, धारा 97 दस्तावेज की भाषा स्पष्ट लेकिन तथ्यों से मेल न खाए। कहने का मतलब है दस्तावेज की भाषा तो स्पष्ट है लेकिन तथ्यों से मेल नहीं खा रही। देखिए, यदि दस्तावेज की भाषा स्पष्ट है, तथ्यों पर सटीक रूप से लागू भी हो तो उसके विरुद्ध साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मैं अपने जो है बदायूं वाले मकान को बेचता हूँ लेकिन उसके पास जो है बरेली में कोई मकान ही नहीं है तो इसके लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आप क्या कह रहे हो कि मैं अपने बदायूं वाले मकान को बेचता हूँ लेकिन उसके पास बरेली में कोई मकान ही नहीं है तो इसके लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये क्या हुआ? दस्तावेज की भाषा स्पष्ट लेकिन तथ्यों से मेल नहीं खा रही। सही है, क्या मतलब है? मेल ही नहीं खा रही। सही है, आगे आ जाओ। देखिए धारा 98 क्या कहती है? अर्थहीन भाषा को स्पष्ट करने हेतु साक्ष्य। देखिए, यदि दस्तावेज की भाषा तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो, देखिए पिछली वाली अर्थहीन नहीं थी धारा, ठीक है, ये वाली अर्थहीन है। सही है, तो उसके लिए साक्ष्य देकर उसका मतलब समझाया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो आप जीकेएस देख रहे हो, यहाँ पर मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो जीके के नाम से, किसके नाम से? जीकेएस के नाम से। आप इससे कहोगे कि सर इसका मतलब बता दो, तो मैं जी से कहूँगा, जी से हो जाएगा गौरव, के से हो जाएगा कुमार, एस से हो जाएगा सान्याल, अर्थात गौरव कुमार सान्याल क्लासेस। ठीक है, तो आप ये ऐसे समझ सकते हो। अगर मैं कहूँ धारा 99 की, तो कोई मतलब कई व्यक्तियों में से एक पर भाषा लागू होना, कई व्यक्तियों में से एक पर भाषा का लागू होना। जब भाषा दो या दो से अधिक व्यक्तियों पर लागू हो सकती है तो ये साबित किया जा सकता है कि वह किस एक व्यक्ति पर लागू होनी थी। उदाहरण के तौर पर मान लो कि मैं अपने 2 भाइयों को या अपने 2 भतीजों को 10,000 रुपये देना चाहता हूँ। 10,000 रुपये देना चाहता हूँ ए और बी को 10,000 रुपये देना चाहता हूँ। तो साक्ष्य से स्पष्ट किया जा सकता है कि मैं ए को देना चाहता हूँ कि मैं बी को देना चाहता हूँ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, बात करेंगे धारा 100 की। 2 समुच्चयों में से किसी एक पर भी पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। क्या मतलब कि 2 समुच्चयों में किसी एक पर भी पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। देखिए विषय क्या है? जब भाषा 2 तथ्यों पर आंशिक रूप से लागू हो तो ये दिखाया जा सकता है कि उसका असली उद्देश्य क्या था। इस पर साक्ष्य दिए जा सकते हैं वह भाषा किस एक पर जो है लागू होनी है। ये समुच्चयों की बात है, वहां प्यारे बच्चों व्यक्तियों की बात थी। आप ऐसा कह सकते हो कि किसी दस्तावेज में लिखा है नीली सीमा वाला खेत और 2 खेतों में से एक की आधी सीमा नीली है, तो साक्ष्य से बताया जा सकता है कि किस खेत की बात की गई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे एक धारा 101 अपठनीय संक्षिप्त या तकनीकी शब्दों के अर्थ का साक्ष्य। आप ऐसा कह सकते हो प्यारे बच्चों क्या कि जब दस्तावेज में कठिन, अपठनीय या तकनीकी शब्द हो तो उसका जो है अर्थ स्पष्ट करने के लिए साक्ष्य जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी थी। आगे देखिए, बात करूं मैं धारा 102 की। धारा 102 दस्तावेज की शर्तों में बदलाव का साक्ष्य कौन दे सकता है। ठीक है, दस्तावेज की शर्तों में बदलाव का साक्ष्य कौन देगा? तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति उस दस्तावेज का पक्षकार या पार्टी नहीं है लेकिन उसका फायदा या नुकसान उस दस्तावेज से जुड़ा हुआ है
तो वह साक्ष्य दे सकता है कि दस्तावेज की शर्तों को मौखिक रूप से बदला गया था। ठीक है, कैसे बदला गया था प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे कि मौखिक रूप से बदला गया था। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ए और बी ने लिखित में तय किया कि बी ए को कपास बेचेगा। क्या तय किया? कि बी ए को कपास बेचेगा और पैसा जो है डिलीवरी पर मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा पैसा? डिलीवरी पर। देखिए, लेकिन मौखिक रूप से उन्होंने कहा कि ए को 3 महीने की उधारी मिलेगी। ठीक है, अब ए और बी इस मौखिक बात का कोर्ट में जिक्र नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर सी तीसरा व्यक्ति का इस लेन देन से कोई हित जुड़ा है तो सी ये साक्ष्य दे सकता है कि ऐसा मौखिक समझौता हुआ था, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति मौजूद था। ठीक है, चलिए बात करेंगे धारा 103 की। देखिए, वसीयत से संबंधित उत्तराधिकार अधिनियम के उपबंध में जो है व्याख्या, वसीयत अर्थात विल से संबंधित मामलों में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो नियम दिए गए हैं वे ही लागू होंगे, भले ही वे इस अधिनियम बीएसए 2023 के सामान्य नियमों से अलग क्यों ना हो। ठीक है, देखिए उदाहरण के तौर पर आप मान सकते हो कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वसीयत में लिखा कि उसकी संपत्ति ए को दी जाएगी, लेकिन दस्तावेज में कुछ अस्पष्टता है। अब आमतौर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कुछ मौखिक साक्ष्य स्वीकार नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर इंडियन सक्सेशन एक्ट में ऐसे मामलों में मौखिक साक्ष्य की अनुमति है तो वे साक्ष्य जो है मान्य होंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आज मरने वाला है और उसने कहा, जो मरने वाला आदमी है वो आज मरने वाला है और मरने के समय उसने ये बात बोल दी सबके सामने कि मैं ये अपनी संपत्ति जो है ए को देना चाहता हूँ। ठीक है, ए को देना चाह, लेकिन बी को उसमें विवाद है, बी को उसमें जो है वो उसने मना कर दिया कि नहीं देना चाहता। हालांकि बी का नजदीकी ये भी था, लेकिन अब इसको भरोसा ए पर है ना, तो वो ए को देगा। तो मरने से पहले सबके सामने वो ये बात बोल गया कि भाई ऐसा है कि मैं सारी संपत्ति ए को दूंगा। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर विवाद है, डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो ही एक धारा 103 काम करेगी। अब डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम्स ज़्यादा ही हैं और पूरे नाम मान लो इसके ही जमीन है तो अब वो कितना भी कह के मर जाए, लेकिन अगर सबूत डॉक्यूमेंट में पंजीकरण इसके नाम पर है तो वो इसी को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे अध्याय 7 की, साक्ष्य का भार अर्थात बर्डन ऑफ प्रूफ। धारा 104 से प्यारे बच्चों 120 तक है। कौन सी? तो अध्याय 7। धारा 104 क्या कहती है? सबूत का बोझ। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ का अर्थ क्या है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दावा किया जाता है तो ये सिद्ध करने का भार उसी पर डिपेंड होता है, वो ही सिद्ध करेगा कि आखिर आप अगर ये वाली बात कह रहे हो तो आपके पास कोई तो सबूत होगा, जिस सबूत के उद्देश्य पर आप ये बात कह रहे हो तो वो सबूत जो है दर्शाइए। धारा 105 आप ऐसा कह सकते हो, यहाँ उदाहरण ले लो 104 वाली धारा में कि मान लो ए क्या कह रहा है, ए कहता है आपसे कि बी ने उसका मोबाइल चुराया है, तो इसे साबित करने की जिम्मेदारी ए की होगी। वो ये साबित करे कोर्ट में, ये साबित करे कि भाई इसने फोन जो है उसका चुराया है, तो कैसे चुराया, क्या इसने देखा है वहां पर इसे फोन उठाते हुए, ऐसी चीजों को ए को ही साबित करना होगा। धारा 105 सबूत का भार किस पर है? ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। सबूत का भार किस पर है? अर्थात आप ये कहते हो कि जो व्यक्ति न्यायालय को किसी तथ्य के अस्तित्व का विश्वास दिलाना चाहता है उस पर उस तथ्य को सिद्ध करने का भार होता है। ठीक है, भार होता है। ए ये साबित करना चाहता है कि बी ने अनुबंध की शर्तें तोड़ी, तो ए को ही ये सिद्ध करना होगा। ठीक है, धारा 106 किसी विशिष्ट तथ्य के बारे में साबित करने का भार अर्थात बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट एपेसियली विद इन नॉलेज। ठीक है, जिस व्यक्ति को किसी विशेष बात तथ्य पर अदालत से विश्वास दिलाना है उसे ही वह बात साबित करनी होगी जब तक कि कोई कानून किसी और पर यह जिम्मेदारी ना डाले। देखिए उदाहरण ले लो, ए ने बी पर चोरी का मुकदमा किया और कहता है कि बी ने चोरी की बात सी के सामने कबूल की थी, तो ये साबित करना ए की जिम्मेदारी है कि सी वहां पर गवाही देगा कि नहीं। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि वहीं अगर बी कहता है कि चोरी के समय वह किसी और जगह था, मान लो वो कह सकता है कि वह अपने दोस्त के घर था। कहाँ था प्यारे बच्चों? कहाँ था? अब वो ऐसा कह सकता है वह अपने दोस्त के घर था। दोस्त के घर था, सही है, दोस्त के घर था। तो ये साबित करना बी की जिम्मेदारी होगी कि वो कैसे वहां पर था। ठीक है,
चलिए बात करेंगे धारा 107 की। साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जरूरी तथ्य को साबित करने का भार। ठीक है, जब किसी दस्तावेज या कथन को प्रमाण के रूप में मान्य बनाने के लिए कुछ आवश्यक तथ्यों को सिद्ध करना हो तो वह करने का भार उस पर होता है जो उसे साक्ष्य बना रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है आप ऐसा कह सकते हो, कैसा कह सकते हो कि अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की जा रही है, ठीक है, तो ये साबित करना कि वह असली और छेड़छाड़ रहित है पेश करने वाली की जिम्मेदारी है। ठीक है, मान लो किसी पर केस लगा, अब वो कह रहा है कि ये जो वीडियो वायरल है ये एआई से जनरेटेड है। कहने का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड है और इसमें जो है छेड़छाड़ की गई है, मैंने ऐसा काम तो किया ही नहीं है। तो ये उसी को जो वीडियो मतलब जो साक्ष्य दे रहा है उसे ही साबित करना होगा। ठीक है, धारा 108 पर जो ये बताती है ये साबित करने का भार की अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है तो ही आप ऐसी कार्रवाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिए। अगर मान लो जब कोई आरोपी ये दावा करता है कि उसका कार्य अपवाद के तहत आता है तो उसे ये साबित करना होगा। उदाहरण कि अगर डी हत्या का आरोपी है और कहता है कि उसने आत्मरक्षा में मारा तो आत्मरक्षा साबित करने का भार किस पर होगा, तो वो होगा डी पर ही जो है उसका आत्मरक्षा साबित करने का भार होगा। ठीक है, अब देखिए धारा 109 क्या कहती है। धारा 109, ठीक है, समझिएगा। देखिए इसमें बताया गया है तथ्य को सिद्ध करने का भार विशेषकर ज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, जब कोई बात केवल किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो और वह उसके विरुद्ध जाती हो तो उसे यही सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण आप ऐसे कह सकते हो, अगर ए कहता है कि उसने 10 बजे तक फाइल जमा कर दी थी और केवल ए जानता है तो उसे ही इसका प्रमाण देना होगा। ठीक है, धारा 110 30 वर्ष के भीतर जीवित रहे किसी व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार। ठीक है, 30 वर्ष के भीतर जीवित रहे किसी व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार। देखिए जब ये विवाद हो कि कोई व्यक्ति जीवित है या नहीं और यदि ये दिखाया जाए कि वह 30 वर्षों के भीतर जीवित देखा गया था तो उसे मृत साबित करने का भार जो विरोधी पक्ष होगा उसी पर डिपेंड करता है। मान लो ए को अंतिम बार जो है मान लो 2020 में देखा गया और वो जो है अब 2025 चल रहा है, माना जाएगा कि वह जीवित है जब तक कि कोई सिद्ध ना कर दे कि वह मर चुका है। ठीक है, तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे अगर बात करें तो अगला देखिएगा धारा 113 स्वामित्व के संबंध में साबित करने का भार अर्थात ऑनरशिप रिलेटेड बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, जब किसी संपत्ति का स्वामित्व किसी व्यक्ति के पास है और दूसरा व्यक्ति उस पर दावा करता है तो उसे साबित करना होगा कि वह असली मालिक है। ठीक है, असली मालिक है। ये कैसे साबित कर सकता है वो, इसके लिए आप एक बात समझिएगा। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप उस एग्जाम्पल के तहत इसको समझ सकते हो। मान लो ए किसी भूमि पर कब्जा करके वर्षों से खेती कर रहा है और बी कहता है कि वह जमीन उसकी है तो उसे तो बी को ही साबित करना पड़ेगा ना कि ये जमीन किसकी है और मतलब उसकी है। तो ये कैसे है, कौन से अधिकार से वो कहना चाहता है कि मतलब ए ने जो है उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा धारा 114 लेन देन में सद्भावना का प्रमाण। देखिए गुड फेथ इन ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति किसी लेन देन में सक्रिय विश्वास अर्थात एक्टिव कॉन्फिडेंस की स्थिति में होता है, जैसे विश्वास में दी गई संपत्ति, तो उसे साबित करना होगा कि उसने ईमानदारी से काम किया। कहने का मतलब है अगर कोई वकील उसके क्लाइंट से जमीन खरीदता है तो वकील को साबित करना होगा कि उसने सौदा ईमानदारी और पारदर्शिता से ही किया है। ठीक है, चलिए अगला आ जाओ। देखिए धारा 115 कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा अर्थात प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। ठीक है, किन हालात में लागू होता है, अर्थात ये कह सकते हो कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जो अशांत क्षेत्र घोषित किया गया हो, जहां दंगे या भारी अशांति हो, या आप ऐसा कह सकते हो कि जहां 1 महीने से अधिक समय तक लोक शांति में व्यापक अशांति रही हो और ये सिद्ध किया जाए कि उस व्यक्ति ने ऐसे समय पर उस स्थान पर सशस्त्र बलों पुलिस पर हमला करने या उनका विरोध करने के लिए हथियार या विस्फोटक का प्रयोग किया था, तो अदालत मान लेगी कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है जब तक कि वह स्वयं साबित ना करे कि उसने अपराध नहीं किया। देखिए धारा 115 की अगर हम बात, देखिए ये धारा 115 जो है ये वाली जो, एक मिनट, हाँ देखिए ये जो धारा 115 है उसका
एक पॉइंट तो आपने वहां देख लिया था, दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए भाई, दोबारा देखिएगा, ये देखिए धारा 115 ही तो है ये वाली। तो इसका एक पॉइंट क्या था, धारा 115 का एक पॉइंट किस हालात में जो है लागू होता है, ठीक है, किन हालात में ये जो है लागू होता है, सही है। तो वो हालात यहाँ पर आपने देखे क्या कि यदि कोई व्यक्ति और दूसरा है और ये सिद्ध किया जाए, ठीक है, दो पॉइंट आपने देखे पहले पॉइंट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, दूसरा पॉइंट कौन से अपराधों के लिए ये उपधारणा लागू होती है प्यारे बच्चों, भारतीय न्याय संहिता की 2023 में, ठीक है। तो कि निम्न धाराओं के अंतर्गत ये अपराध माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कौन सा, तो ये जो धारा मैं आपको करा रहा हूँ कौन सी, तो धारा 115, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना कौन कौन से, तो देखिए ये जो भारतीय न्याय संहिता है हमारी अर्थात बीएनएस जो है, उनके धाराओं के अंतर्गत ये अपराध माना जाएगा, ठीक है। रिवाइज कर लीजिए, मैं पीछे करा चुका हूँ आपको। धारा 147 युद्ध छेड़ना या उसका प्रयास, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, उकसाना या प्रयास करना अपराध माना जाएगा, ठीक है। धारा 148 युद्ध की साजिश सरकार को आतंकित करने या युद्ध से हेतु षड्यंत्र करने के लिए होगी, ठीक है। धारा 149 हथियार एकत्र करना, सरकार के खिलाफ युद्ध हेतु हथियार गोला बारूद जमा करना, ठीक है, ये भी अपराध माना जाएगा। धारा 150 योजना छुपाना, सरकार के खिलाफ युद्ध की योजना जानकर छुपाना, साथ ही इन अपराधों से संबंधित षड्यंत्र प्रयास या उकसाने की क्रिया, ठीक है। धारा 151 प्यारे बच्चों, ये धारा 151 नहीं है बल्कि ये धारा 116 है। कौन सी है, 116 है, ठीक है। मतलब वो 150 तक ही है। चार धाराएं आपको यहाँ पर बीएनएस की ध्यान रखनी है, ठीक है। चार धाराएं आपको बीएनएस की यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए, तो धारा 116 देखिए क्या कहना चाहता है, विवाह के दौरान जन्म वैधता का निर्णायक सबूत। देखिए, अगर कोई बच्चा वैध विवाह के दौरान या विवाह टूटने के 280 दिन के भीतर जन्मा है, ठीक है, तो अदालत मानेगी कि वह पति का संतान है, जब तक कि इसका मजबूत खंडन ना हो, ठीक है, मजबूत खंडन ना हो। चलिए, आप एग्जाम्पल लीजिए, धारा 116 है प्यारे बच्चों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल लीजिए, मान लो ए और बी कौन है, ए और बी आप कह सकते हो कि ये मियाँ बीवी है, ठीक है, अर्थात पति पत्नी है। इनकी शादी हुई थी और बी ने जो है एक बच्चे को जन्म दिया। बी ने क्या किया, एक बच्चा को जो है जन्म दिया। तो कानून मानेगा कि ए ही जो है इसका कौन है, पिता है। कानून मानेगा कि ए जो है इसका पिता है। अब बी कह रही है कि ये इसका पिता नहीं है, तो उसको साक्ष्य देने होंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए धारा 117, धारा 100 विवादित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण की अपधारणा, कहने का मतलब है विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण की उपधारणा, ठीक है। यदि कोई विवाहित महिला शादी के 7 साल के भीतर आत्महत्या कर ले और यह दिखे कि पति या ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे, तो ये माना जाएगा कि आत्महत्या के लिए उन्होंने इसे उकसाया था, ठीक है। क्या किया था, उन्होंने इसे उकसाया था। आप ऐसा कह सकते हो कि मान लो सी की शादी को 5 साल हुए थे, सी की शादी हुई मान लो, और उसको कितने साल हुए, 5 साल हुए, ठीक है, कितने, 5 साल हुए हैं, और उसने आत्महत्या की और उसके ससुराल वालों पर अत्याचार के आरोप लगे। कानून मानेगा कि उन्होंने उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। भाई साहब, महिलाओं के साथ तो बहुत ही अच्छा होता है, कहने का मतलब, अच्छा कहने का मतलब उनके लिए एक महिला आयोग भी है, ठीक है। पुरुष के लिए तो कोई आयोग ही नहीं है, चाहे उसे ड्रम में ही काट के भर दिया जाए, ठीक है। और कुछ लड़कियां बयान दे देंगी आके यूट्यूब में आके या मीडिया में आके कि एक ने तो ऐसा कर दिया, न जाने कितनी औरतें मर रही हैं। मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित नहीं हूँ। कहने का मतलब है इसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, समझ में ही नहीं आता कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। कि मतलब महिला आयोग तो है, अब महिला आयोग है अगर तो कायदे में तो पुरुष की सुरक्षा के लिए भी कोई आयोग होना चाहिए, लेकिन नहीं, पुरुष की सुरक्षा के लिए कोई आयोग नहीं है, ठीक है। अब एक बात ये भी तो होती है कि मैं मानता हूँ इस बात को कि बहुत सारे केसों में जो है देखने को मिलता है कि महिला को ही प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है। धारा 118 दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा, दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा अर्थात प्रिजम्पशन इन डाउरी डेथ, ठीक है, डाउरी डेथ। देखिए, यदि विवाह के 7 साल के भीतर महिला की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाए, ठीक है, और दहेज की मांग व प्रताड़ना साबित हो जाए, तो कानून मानेगा कि उसकी मृत्यु दहेज के कारण हुई है। लेकिन देखिए, हुई कैसे, अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, ठीक है। अप्राकृतिक का मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, ये तो है। मान लो या एक ही पत्नी को जलकर मौत हो गई, एक ही पत्नी की जलकर मौत हो गई और उसके माता पिता ने दहेज मांग की शिकायत की थी, तो कोर्ट मान सकती है कि दहेज के कारण ही उसकी मृत्यु हुई होगी, ठीक है। धारा 119 न्यायालय द्वारा तथ्य की उपधारणा अर्थात कोर्ट में प्रिज्यूम फैक्ट्स, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कोर्ट अपने अनुभव और सामान्य व्यवहार के आधार पर
किसी तथ्य को मान सकता है जब तक कि उस पर शक ना हो। क्या ना हो? जब तक कि उस पर शक ना हो। आप कहोगे कि अगर किसी महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं और उसने बलात्कार की शिकायत की है तो कोर्ट मान सकता है कि उस पर जो है हमला हुआ है। ठीक है, देखिए धारा 120 बलात्कार के लिए कुछ अभियोजनों में सहमति के अभाव की उपधारणा। ठीक है, कुछ खास मामलों में यदि पीड़िता कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी तो अदालत मान सकती है कि सहमति नहीं थी जब तक कि अभियुक्त कुछ और साबित ना करे। कहने का मतलब है कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की कहती कि बलात्कार हुआ तो कानून मानता है कि सहमति बिल्कुल नहीं थी, तभी तो बलात्कार हुआ। 18 साल की बच्ची है और या 18 साल से कम की बच्ची है तो ये समझ लो कि उसे नादान माना जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए बात करेंगे अध्याय 8 की, एस्टोपल। धारा 121 से 123 तक। एक्चुअल में एस्टोपल है क्या? एस्टोपल है क्या इसको समझते हैं। देखिए धारा 121 में एस्टोपल है प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसी है? तो आप लगाना इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी तथ्य को सत्य मानकर किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या स्थिति बदलने के लिए प्रेरित करता है तो वह व्यक्ति बाद में उस तथ्य को असत्य कहकर मुकर नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर मान सकते हो कि ए और बी दो आदमी हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ए ने बी से कहा कि जमीन जो है वह जमीन का मालिक है। ए ने किससे कहा? बी से कहा कि वह जमीन का मालिक है और बी ने उस पर मकान बना लिया। तो बाद में ए ये नहीं कह सकता कि जमीन उसकी नहीं थी, मतलब उसकी ही थी, इसका मतलब है। ठीक है, धारा 122। ठीक है, किराएदार, लाइसेंसदार या कब्जेदार का प्रतिबंध। ठीक है, देखिए किराएदार या कब्जेदार जब तक उसकी स्थिति बनी हुई है वह मकान मालिक के स्वामित्व को नकार नहीं सकता। मान लो ए और बी फिर दो आदमी आ गए भाई साहब। अब क्या हुआ कि ए ने बी को किराए पर मकान दिया। ए जो है बी को किराए पर मकान दे देता है। ठीक है, अब जब वो दे देता है तो बी ये दावा नहीं कर सकता कि मकान उसका है जब तक वो किराएदार है, उसे परचेज नहीं कर लेता। ठीक है, तब तक दावा थोड़ी कर। अरे आप किसी के मकान पर रह रहे हो तो आप ये कह दोगे कि भाई ये मकान मेरा है? ठीक है, नहीं कह सकते। देखिए प्यारे बच्चों धारा 130 क्या कहती है, धारा 123 क्या कहती है, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, समझिएगा। इसमें जो है विनिमय पत्र का विवरण दिया गया है। किसका? तो आप कहोगे विनिमय पत्र का विवरण, अर्थात आप ये कह सकते हो कि कोई व्यक्ति जिसने विनिमय पत्र को स्वीकार कर लिया हो वह बाद में ये नहीं कह सकता कि जिस व्यक्ति के पक्ष में वह बना है उसके पास वैध अधिकार नहीं था। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्यारे बच्चों अध्याय 9 की। किसकी बात करेंगे? अध्याय 9 अर्थात गवाहों के विषय। ठीक है, धारा 124 से 139 तक है। ठीक है, इसमें क्या बताया मैंने कि गवाहों के विषय। देखिए धारा 124 कौन गवाही दे सकता है? ठीक है, हर कानूनी रूप सक्षम समझदार व्यक्ति जो मामला समझ सकता है और सच्चाई बता सकता है वो गवाह बन सकता है। ठीक है, धारा 125 साक्षी की मौखिक बातचीत में अक्षमता। आप कह सकते हो यदि कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण बातचीत नहीं कर सकता तो वह साक्षी भी बन सकता है। ठीक है, अगर ध्यान रखना भाई, अगर वो बातचीत नहीं कर सकता अर्थात ना बोलने वाला व्यक्ति लिखित सांकेतिक आदि रूप का प्रयोग कर सकता है। मान लो कोई व्यक्ति जिसे आप गूंगा बोलते हो, अगर वो दिव्यांग है, आप गूंगा बोलते हो तो दिव्यांग है वो। अब वो दिव्यांग है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है आपको लिखित में विवरण दे सकता है। ठीक है, वो नहीं बोल सकता तो लिख के बताएगा कि नहीं ये वाली बात थी, तो वो सबूत जो है सच मान्य होगा। ठीक है, धारा 126 धारा पति और पत्नी की सक्षमता। ठीक है, सिविल मामलों में सबसे पहला पॉइंट चेक करिएगा सिविल मामलों में। ठीक है, फिर दूसरा वगैरह हम आगे देख लेंगे। सिविल मामलों में किसी भी सिविल मुकदमे में पति या पत्नी गवाही देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होते हैं, भले ही वे खुद वादी या प्रतिवादी हों। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दूसरा फैक्ट है आपराधिक मामलों में। पहला फैक्ट हमने चेक किया था प्यारे बच्चों, पहला कौन सा था? पहला था हमारा सिविल मामला। कौन सा था पहला? तो मैंने आपको पीछे बताया था सिविल मामला। दूसरा कौन सा है प्यारे बच्चों? आपराधिक मामला। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक केस चल रहा है तो उसका पति या पत्नी भी उसके खिलाफ जो है या पक्ष में गवाही दे सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको।
आप उदाहरण देखो, अगर ए और बी पति पत्नी है और ए पर चोरी का केस चल रहा है, तो बी अदालत में उसकी गवाही दे सकती है या भी नहीं दे सकती या देना नहीं चाहती, तब भी ये कानूनन अनुमति है। ठीक है, किसी संपत्ति विवाद में भी पति या पत्नी गवाह बन सकते हैं। ठीक है, देखिए धारा 127 न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक कार्यों से संबंधित आचरण या उनके सामने आए मामलों की जानकारी के बारे में तब तक गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते जब तक कि उस न्यायालय से विशेष आदेश ना हो जिसके वे अधीनस्थ हैं। ठीक है, लेकिन जिस समय वह अपने न्यायिक कर्तव्य का पालन कर रहा था उस समय उसके सामने हुई अन्य सामान्य घटनाओं के बारे में उससे पूछताछ जो है की जा सकती है। ठीक है, क्या पूछताछ की जा सकती है। तो देखिए धारा 127 का एग्जाम्पल एक देख लीजिए। मैंने क्या कहा था, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, अर्थात मैंने बताया था कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक कार्यों से संबंधित आचरण या उनके सामने आए मामलों की जानकारी के बारे में तब तक गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जब तक कि उस न्यायालय के विशेष आदेश ना हो। ठीक है, यही तो बताया था। अगर उदाहरण में कहूँ, अगर किसी अभियुक्त का ये कहना है कि मजिस्ट्रेट खां ने उसका बयान गलत तरीके से दर्ज किया, तो मजिस्ट्रेट खा को इस बारे में जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जब तक कि उच्च न्यायालय इसका विशेष आदेश ना दे। ठीक है, धारा 128 ये जो है मजिस्ट्रेट को अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, विवाह के दौरान संचार, पति पत्नी के बीच वैवाहिक जीवन के दौरान हुई बातचीत अदालत में बिना एक दूसरे के अनुमति के उजागर नहीं की जा सकती। अगर वाद लाना चाहें तो ला सकते हैं, पर बात कोई भी उजागर नहीं की जा सकती। ठीक है, देखिए धारा 129 क्या कहती है, राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। ठीक है, राज्य के अप्रकाशित या गुप्त दस्तावेज या कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य नहीं दिए जा सकते यदि सरकार उसका खुलासा राष्ट्र हित में सही नहीं मानती, तब तक अधिकारी इसकी जो है अनुमति नहीं दे सकते। ठीक है, धारा 130 आधिकारिक संचार, देखिए किसी व्यक्ति से ऐसा कोई संवाद नहीं पूछा जा सकता जो उसने अपने आधिकारिक पद के दौरान विश्वास में प्राप्त किया हो, अगर वह समझता है कि बातें प्रकट करना सार्वजनिक हितों के नुकसान में पहुंचा सकती हैं। चलिए बच्चों बात करेंगे धारा 131। देखिए धारा 131 क्या कहती है, अपराध की सूचना देना, इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ये बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि उसे किसी अपराध की जानकारी कब और किस प्रकार मिली है। ठीक है, इसी तरह कोई राजस्व अधिकारी ये बताने के लिए बाध्य नहीं होगा कि उसे राजस्व से जुड़ी किसी गड़बड़ी की सूचना कब और जो है कैसे प्राप्त हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात कहती है धारा 131। धारा 132 की बात करें तो व्यावसायिक संचार होता है, अर्थात प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, किसी पेशेवर जैसे वकील को जो जानकारी उसके ग्राहक ने उसे दी है वह बिना ग्राहक की अनुमति के अदालत में उजागर नहीं कर सकता। ठीक है, उसको बताना पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी आरोपी ने अपने वकील को हत्या की बात बताई, तो वकील तब तक वह बात अदालत में नहीं कह सकता जब तक इसकी इजाजत ग्राहक ना दे। ठीक है, धारा 135 ध्यान दीजिएगा, धारा 135 क्या कहता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर धारा 134 है वो भी समझ लीजिए थोड़ा। धारा 134 मैंने यहाँ पर नहीं ली है और ये है कानूनी सलाहकार से गोपनीय संचार। ठीक है, कौन सा, तो आप कहोगे गोपनीय संचार। ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। गोपनीय संचार का मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी कानूनी सलाह के लिए अपने वकील से की गई बातचीत को गोपनीय मान दे सकता है और बिना उसकी सहमति से उजागर नहीं किया जा सकता। ठीक है, धारा 135 ऐसा गवाह जो पक्षकार ना हो उसका दस्तावेज प्रस्तुत करना। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई गवाह मुकदमे में पक्षकार पार्टी नहीं है तो ठीक है वह अपनी जमीन या संपत्ति का कागज या ऐसा दस्तावेज जिसे वह गिरवी या बंधक रखता है या ऐसा दस्तावेज जिससे उसे कोई अपराध साबित हो सकता है तब तक कोर्ट में देने के लिए मजबूर नहीं है जब तक उसने पहले से लिखित में ये वादा ना किया हो कि मतलब वह दस्तावेज देगा, तब तक उसे जो है बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, धारा 135 में उदाहरण आप ऐसे मान सकते हो कि मतलब ए गवाह है, बी उसकी जमीन का कागज मांगता है।
अगर ए ने पहले लिखित में देने का वादा नहीं किया तो वह कागज देने से मना कर सकता है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। आगे देखिए, बात करेंगे धारा 136। धारा 136 क्या कहती है? ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिनके खुलासे से नुकसान हो सकता है, ठीक है, लॉस हो सकता है। यदि किसी के पास ऐसा दस्तावेज है जो पेश करना उसके अधिकार में नहीं है, जैसे मान लो आप गोपनीय सरकारी रिकॉर्ड, तो वह पेश करने से इनकार कर सकता है। ठीक है, धारा बात करें तो 137, गवाह जवाब देने से इस आधार पर नहीं बच सकता कि अपराध सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, गवाह जवाब देने से इस आधार पर नहीं बच सकता कि अपराध जो है सिद्ध हो जाएगा। देखिए, कोई गवाह ये कहकर जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता कि उसका उत्तर उसे किसी अपराध में फंसा देगा, हालांकि उसे सुरक्षा मिलती है कि उसका वह उत्तर उसके खिलाफ बाद में प्रयोग नहीं किया जाएगा। सेक्शन अर्थात धारा 140 में ये स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये स्पष्ट कर दिया गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए 139 प्यारे बच्चों, जो धारा 138 है, जो धारा 138 है उसको थोड़ा सा समझिएगा, मैंने यहां पर नोट डाउन नहीं की है। धारा 138 में सह अपराधी है। ठीक है, सह अपराधी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सा? तो सह अपराधी वाला पॉइंट। ठीक है, सह अपराधी वाला पॉइंट प्यारे बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारा 138, इसमें सह अपराधी अर्थात को अक्यूज्ड, अगर कोई व्यक्ति अपने सह अपराधी के विरुद्ध गवाही देना चाहता है तो वो साक्ष्य के रूप में मान्य है, लेकिन उसी आधार पर सह अपराधी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कोई साक्ष्य प्राप्त ना हो। ये कहती है कौन? तो धारा 138। ठीक है, चलिए 139, साक्ष्यों की संख्या, नंबर ऑफ विटनेस। देखिए, नंबर ऑफ विटनेस, किसी तथ्य को साबित करने के लिए किसी निश्चित संख्या में गवाहों की जरूरत नहीं होती है, एक गवाह भी पर्याप्त होता है। ऐसा नहीं है कि एक केस हो गया तो उसके लिए 1000 गवाह चाहिए, नहीं। यदि उसकी गवाही भरोसेमंद हो, उसकी बातों में अगर सच्चाई है तो एक गवाह की भी गवाही मान्य होगी। ठीक है, मान लीजिए यदि कोई एकमात्र गवाह किसी हत्या को होते देखता है और उसकी गवाही विश्वसनीय है तो वह पर्याप्त हो सकती है। ठीक है, चलो बात करेंगे आगे धारा 140 प्यारे बच्चों, साक्ष्यों को पेश करने और उनकी परीक्षा का आदेश। देखिए, अदालत किसी भी पक्ष को आदेश दे सकती है कि वह किसी गवाह को पेश करे और उसकी पूछताछ कराए। ठीक है, साक्ष्यों को न्यायालय के आज्ञा के अनुसार जो है उसी क्रम में पेश किया जाएगा जैसे न्यायाधीश जो है उचित समझें। ठीक है, अगला देखिए, धारा बात करेंगे 131, साक्ष्य की स्वीकार्यता पर न्यायाधीश का निर्णय। ठीक है, निर्णय न्यायाधीश क्या देते हैं? कोई साक्ष्य स्वीकार होगा या नहीं इसका फैसला केवल न्यायाधीश करेगा, ना कि वकील या पक्ष। ठीक है, साक्ष्य लेने से पूर्व यह भी पूछा जा सकता है कि यह सुसंगत है या नहीं। अब देखिए धारा 142 की बात करें, धारा 142, साक्ष्यों की परीक्षा। ठीक है, गवाह की पहले मुख्य परीक्षा अर्थात एग्जामिनेशन इन चीफ होगी। ठीक है, फिर पक्षकार साक्षी को बुलाता है, फिर जो है उसकी प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन, और अगर जरूरत हो पक्षकार पक्ष के द्वारा पुनः परीक्षा री एग्जामिनेशन को, तो वो तीनों की जा सकती है। कहने का मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, तीनों की तीनों परीक्षाएं की जा सकती हैं। ठीक है ना, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे धारा 143 क्या कहती है कि परीक्षाओं का क्रम, गवाह की परीक्षा का क्रम निश्चित होता है। ठीक है, कहने का मतलब है गवाह की परीक्षा का क्रम जो है निश्चित होता है, गवाह की परीक्षा का क्रम निश्चित होता है। देखिए, पहले मुख्य परीक्षा, फिर प्रति परीक्षा और फिर पुनः परीक्षा, अगर आवश्यक हो तो तीनों परीक्षाएं ली जा सकती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। बात करूं तो धारा 146 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थात प्रमुख प्रश्न, प्रतिरक्षा अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान वकील को यह अधिकार है कि वह गवाह से तीखे
चुनौतीपूर्ण या परीक्षणात्मक प्रश्न जो है पूछे, परीक्षणात्मक प्रश्न जो है पूछे। देखिए, प्रमुख प्रश्न वह होते हैं जिसमें सवाल पूछने वाला पहले से ही उत्तर का सुझाव देता है, ठीक है। जैसे तुम वहीं थे, हैं या ना, मतलब कि तुम वहां पर थे, हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो क्या जवाब देता है। देखिए, मुख्य परीक्षा जिसमें अपने गवाह से सवाल किए जाते हैं, या पुनः परीक्षा में अगर सामने वाला पक्ष आपत्ति करता है, या आपत्ति लिखा है प्यारे बच्चों, आपत्ति करता है, तो ऐसे प्रमुख प्रश्न न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। अगर सवाल किसी साधारण प्रारंभिक या पहले से साबित बात से जुड़ा हो तो अदालत ऐसे जो है प्रश्न पूछने से या पूछने की अनुमति दे सकती है, ठीक है, अनुमति दे सकते हैं। जिस तरह मान लो आप क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान प्रमुख प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आ जाओ आगे बात करें धारा 147। धारा 147 क्या कहती है? लिखित विषयों के संबंध में साक्ष्य, ठीक है। यदि गवाही में कोई लिखित विषय शामिल हो तो उस दस्तावेज को दिखाकर गवाह से पुष्टि कराई जा सकती है, ठीक है। धारा 148 पूर्व लिखित कथनों के संबंध में जिरह, ठीक है। धारा 148 क्या कहती है कि पूर्व लिखित कथनों में या कथनों के संबंध में जिरह, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो, गवाह ने पहले पुलिस के सामने या किसी और प्रक्रिया में जो बयान दिया था उसे अदालत में दिए गए वर्तमान बयान से तुलना करने के लिए वकील जो है क्या कर सकता है, तो जिरह कर सकता है, ठीक। धारा 149 प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न, प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न। जब गवाह से जिरह अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है तब वकील उसे सिर्फ उन बातों के बारे में ही नहीं पूछ सकता जो पहले पूछी गई हैं, बल्कि वह गवाह से कुछ और प्रकार की प्रश्न भी जो है करने के लिए सक्षम हो सकता है। क्या कि ये प्रश्न निम्नलिखित उद्देश्यों से जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। गवाह जो कह रहा है उसकी सच्चाई की जांच करने के लिए, या ये पता लगाने के लिए कि वह व्यक्ति कौन है और उसका सामाजिक या पेशेवर स्तर क्या है। आप छोटे से शब्दों में प्यारे बच्चों इस बात को कह सकते हो या समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, या फिर यहां देखिएगा गा नंबर 1 और समझिए, उसके चरित्र व्यक्तित्व को लेकर ऐसे प्रश्न जो उसकी साख अर्थात विश्वसनीयता को कम कर दें, भले ही उन सवालों के जवाब से ऐसा लगे कि वह कोई अपराध कर चुका है या उसे कोई सजा या जब्ती हो सकती है। अब आप उदाहरण में पूरी बात समझ सकते हो, ठीक है, जो मैंने ऊपर का खा गा में बात बताई। देखिए, मान लीजिए एक गवाह कोर्ट में आकर किसी के खिलाफ बयान देता है, ठीक है। अब प्रतिपक्ष का वकील उससे ये पूछ सकता है कि क्या आपने पहले कभी किसी झूठ के मुकदमे में गवाही दी है? अगर दी है तो शायद देखना पड़ेगा कि कैसा है, अर्थात कहीं फेक तो नहीं है, सही है ना, गवाही दी है। क्या आप पहले किसी जुर्म में पकड़े गए हैं? आप क्या काम करते हैं और समाज में आपकी छवि क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा पहले ही ये मर्डर कर चुका है, या कहीं ये किसी लड़की के छेड़छाड़ का इस पर केस दर्ज है, तो इसकी गवाही कैसे मानी जाएगी भाई? देखिए, धारा 150 क्या कहती है? धारा 150 साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा? यदि प्रतिपक्ष का वकील कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसे अदालत उचित माने तो गवाह को उसका उत्तर देना अनिवार्य होगा, भले ही वह उत्तर उसके लिए हानिकारक ही जो है क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपको बात यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखनी है। चलिए आगे आ जाओ, आगे देखिएगा धारा 151 न्यायालय द्वारा ये विनिश्चित करना कि प्रश्न कब पूछा जाए, ठीक है। न्यायालय ये निर्णय लेता है कि कोई प्रश्न पूछा जाना चाहिए या नहीं, खासकर जब प्रश्न अनुचित, अपमानजनक या अप्रासंगिक हो, ठीक है। धारा 152 है प्यारे बच्चों, बिना उचित आधार के प्रश्न ना पूछा जाना। कोई भी ऐसा प्रश्न जो बिना किसी उचित कारण के या सिर्फ गवाह को भ्रमित करने के लिए पूछा जाए अनुचित माना जाएगा। क्या कि गवाह को भ्रमित करने के लिए अगर पूछा जाता है तो वो अनुचित माना जाएगा। ऐसा प्रश्न न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, बात करेंगे धारा 153 युक्ति युक्त, ठीक है, क्या
युक्ति युक्त आधार के बिना प्रश्न पूछे जाने की स्थिति में न्यायालय की प्रक्रिया। ठीक है, मतलब अगर किसी वकील ने ऐसा प्रश्न पूछा जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकता है और इसका कोई उचित आधार नहीं था, तो अदालत वकील के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है या वकील पर जुर्माना लगा सकता है। ठीक है ना, वकील पर जुर्माना लगा सकता है। याद रखना, कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार आपने केपी सिंह नाम का वकील सुना होगा, केपी सिंह नाम का वकील सुना होगा। ठीक है, भारत में ही है और ये क्रिमिनल केस लेते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि ये निर्भया का केस चल रहा था, निर्भया का केस इन्होंने ले रखा था, तो निर्भया के केस में एक बार इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, धारा 154 अभद्र एवं निंदनीय प्रश्न, अभद्र एवं निंदनीय प्रश्न, कोई भी ऐसा प्रश्न जो अश्लील, भड़काऊ या चरित्र हनन करने वाला हो और जिसका केस से संबंध कोई ना हो, वह अदालत में पूछा नहीं जा सकता। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए धारा 155, देखिए धारा 155 की अगर बात करें तो अपमान या परेशान करने के उद्देश्य से पूछे गए प्रश्न, प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। अपमान या परेशान करने के उद्देश्य से पूछे गए प्रश्न, कोई भी प्रश्न जो सिर्फ गवाह को अपमानित करने, डराने या परेशान करने के लिए हो, वह अस्वीकार्य है। अदालत ऐसे प्रश्नों को जो है रोक सकती है। ठीक है, धारा 157 पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। ठीक है, अगर गवाह अपने पक्ष में बुलाया गया हो लेकिन वह विपरीत या असहयोगी बयान दे देता है, तो उसे प्रतिपक्ष की तरह क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, धारा 158, ठीक है, साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाना। ठीक है, किसी गवाह की ईमानदारी, चरित्र या सच्चाई पर संदेह उठाने के लिए अदालत में साक्ष्य दिए जा सकते हैं ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि वो अविश्वसनीय है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले जो धारा जो है आपकी 162 स्मृति ताजा करना। ठीक है, अगर किसी गवाह को कोई बात याद नहीं आ रही तो वह किसी दस्तावेज या नोट को देखकर अपनी स्मृति ताजा कर सकता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हो डॉक्टर अपने केस नोट्स देखकर बयान दे सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट धारा है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला देखो, बात करेंगे धारा 163। धारा 162 में उल्लिखित दस्तावेजों में कथित तथ्यों की गवाही। ठीक है, धारा 162 में जो वर्णित हैं, कहने का मतलब है स्मृति ताजा करने से संबंधित है धारा 162। तो देखिए 163, अगर गवाह ने स्मृति ताजा करने के लिए जो दस्तावेज देखे हैं उसमें जो बात लिखी हैं उन्हें गवाह गवाही के रूप में पेश कर सकता है यदि वह सत्य प्रतीत होता दिखाई दे रहा है तो। ठीक है, चलिए धारा 166। फिर बच्चों धारा 164 और 65 जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 164 में स्मृति ताजा करने के लिए लेखन का संबंध किया गया है और 165 में जो है प्यारे बच्चों दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण है। दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण किसमें, तो 165 में। ठीक है, 166 सूचना पर मंगाए गए और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में देना। ठीक है, अगर किसी पक्ष को नोटिस देकर दस्तावेज लाने को कहा गया और उसने वह दस्तावेज लाकर अदालत में पेश किया तो वह दस्तावेज साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, धारा 167 ऐसे दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में प्रयोग करना जिसे नोटिस पर प्रस्तुत करने से मना कर दिया गया हो। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर उसे जो है नोटिस पर प्रस्तुत करने से मना कर दिया गया है तो आप उसे प्रस्तुत नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर बात ध्यान दीजिए, अगर किसी को नोटिस देकर कोई दस्तावेज मांगा गया है और उसने देने से इनकार कर दिया तो उसके खिलाफ ये माना जा सकता है कि वह दस्तावेज विपक्ष के पक्ष में शायद होगा। ठीक है, धारा 168 है प्यारे बच्चों, न्यायाधीश की प्रश्न पूछने या पेशी का आदेश देने की शक्ति। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यायाधीश प्रश्न पूछ सकते हैं और जो है पेशी का आदेश देने की मतलब जो क्षमता है उनके अंदर वो पूरी है। ठीक है, न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह किसी भी गवाह या पक्ष से प्रश्न पूछ सकता है और जो है जरूरत पड़ने पर स्वयं पेशी का आदेश भी वो दे सकते हैं ताकि वह सच्चाई जान सकें। यह शक्ति न्याय की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलो बात करेंगे प्यारे बच्चों अध्याय 11। अध्याय 11 क्या है, तो देखिए साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति। ठीक है,
देखिए धारा 169 कहती है कि साक्ष्य के अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए नया परीक्षण नहीं होगा। ठीक है, नया परीक्षण क्या प्यारे बच्चों के नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी मुकदमे में कोई ऐसा साक्ष्य, गवाही, दस्तावेज आदि गलत तरीके से स्वीकार या अस्वीकार कर लिया गया हो तो सिर्फ इसी वजह से मुकदमे को फिर से चलाने या फैसला पलटने की जरूरत नहीं होगी, जब तक कि अदालत को ये न लगे। क्या दो फैक्ट हैं। पहला क्या है, जिन साक्ष्यों पर आपत्ति की गई थी उनके अलावा भी काफी साक्ष्य मौजूद हैं, ठीक है, जिनसे न्यायिक निर्णय को सही ठहराया जा सकता है, या फिर अगर वह अस्वीकार किया गया साक्ष्य मिल भी जाता तब भी फैसले में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। पूरी बात को एक एग्जाम्पल पे समझिए। अगर एक केस में किसी गवाह की गवाही गलती से रिकॉर्ड कर ली गई लेकिन बाकी पक्के सबूतों के आधार पर भी आरोपी जो है दोषी तो हो रहा है या दोषी साबित हो रहा है, तो सिर्फ उस गवाही की गलती के कारण मुकदमा दोबारा उस पर नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, चलिए अध्याय 12 निरसन और बचत। ठीक है, देखिए अध्याय 12 जो है ये पूरी धाराओं से संबंधित है, निरसन और व्यवृत्ति अर्थात रिपील एंड सेविंग। देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को रद्द किया जाता है। ठीक है, यानी अब उसकी जगह नया अधिनियम अर्थात BSA, ठीक है, BSA एक्टिवेट होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गया है। लेकिन अगर नए कानून के लागू होने से पहले कोई केस, जांच, अपील या अन्य प्रक्रिया पहले से चल रही थी तो वह पुराने कानून 1872 वाला अधिनियम के अनुसार ही पूरी की जाएगी। ऐसा माना जाएगा जैसे नया कानून लागू ही नहीं हुआ है। ठीक है, उदाहरण देखिए, अब उदाहरण देखिए, इसको समझिए। अगर 2023 का नया अधिनियम 1 जुलाई 2023 को लागू हो गया और किसी व्यक्ति की अपील 30 जून 2023 को दायर हुई है तो ये अपील पुराना कानून 1872 वाले पर ही लागू होगी, नए पर लागू नहीं होगी। ये बात बताई गई है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको जो है पूर्ण रूप से एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको इसका PDF चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है, ये बात समझिएगा, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको जो है टेलीग्राम लिंक है प्यारे बच्चों जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने पिंच कर दिया है, तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो।